वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 7 नवंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस अभ्यर्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसमें पीटी ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने जितने कलीग्स हैं, जितने मित्र हैं, सहपाठी हैं, सभी को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं हमारे लिंक का, युक्ति आईएएस के लिंक का, ताकि और भी लोग मोटिवेट हों। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव देना ना भूलें। कुछ सुझाव अवेलेबल होते हैं जो ऐसे जिसे हम लोग लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर सुझाव दीजिएगा। नए नए आइडियाज़ किस रूप से लागू किए जा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। जो भी फैसिलिटी आप लोग को दी जा रही है ना, उसका लाभ लीजिए। जो भी फैसिलिटी दी जा रही है, क्योंकि आपको बहुत कम दरों पर आपको चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही है और उसकी गुणवत्ता के साथ की जा रही है, तो इसका लाभ आप लोग ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम में सफल होना है तो कुछ चीज़ें हैं ना आपको करनी ही होगी। जिस फॉर्मेट पर कुछ मैं कल कुछ लगातार कमेंट्स देखकर कुछ लोगों का कॉल आया। कल रात को इवनिंग में एक अभ्यर्थी जो लगातार मेंस लिख रही है, तो वो अपने समस्याओं को बताया जिन पर मैं लगातार बात किया। तो देखिए होता है क्या कि जो समस्या के मूल समस्या को लेकर मैं ये सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, उस मूल समस्या में मैं धीरे धीरे पहुँच रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि उस मूल समस्या को सभी अभ्यर्थी जो मेंस लिखते हैं पर उनका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नहीं हो पाता है, इसके पीछे कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, जिसका आपको चीज़ें एग्ज़ाम में आउटपुट, केस स्टडी कैसे यूज़ करें, इससे संबंधित जो अभ्यर्थियों के सामने समस्या होता है उसको लेकर हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। साथ ही आज मॉर्निंग में भी एक अभ्यर्थी का कॉल आया जो इंटरव्यू तक गई हुई हैं बीपीएससी में। उनकी कुछ लॉजिकल समस्याएँ थी कि मेंस में जो समस्या उत्पन्न होती है कि किस प्रकार के शब्दों का चयन करें या आंसर प्रूफिंग कैसे करें, उसके लेकर लगातार उन पर 30 मिनट से 32 मिनट बात हुई है। तो देखिए बात होता है क्या, जब चीज़ें आप करते हैं ना तो आपका उसका आउटपुट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि जिस उद्देश्य से मैंने दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस को इस डायग्राम, होलिस्टिक डायग्राम पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट को लेकर तैयार किया है, उसे लेकर चल रहा हूँ। उसमें आप लोगों का कोऑपरेशन बढ़ रहा, लोग समझ रहे हैं कि नहीं इस प्रकार से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्वास के लिए सभी लोगों का। और हालांकि आज पेपर लेट आप लोगों को न्यूज एनालिसिस हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी आपको मैंने बताया, कॉल भी आ गया था, प्लस मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सर्दी खांसी का प्रॉब्लम क्रिएट है, तो इसके वजह से लेट से मैं जो उठा ही हूँ। इसलिए चलिए कोई बात नहीं है, जब भी जाएंगे दुरुस्त आएंगे, चीज़ों को करेंगे। चलिए आज का न्यूज़पेपर आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके पीछे क्या है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके अंतर को आज बताएगा आज का दैनिक जागरण आपको। देखिएगा, अब आप एस्पिरेंट है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस का एस्पिरेंट है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, टॉपिक से क्या पढ़ना। अगर इसे डिसाइड कर लिए, इसे आप अलग कर लिए, तो आपका सिलेक्शन बहुत बेहतर हो जाएगा। तो देखिए आज का दैनिक जागरण आपको यही बता रहा है। तो देखिए पहले पेपर में आपको पीटी ओरिएंट चीज़ें कवर की गई हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर प्रश्न यहाँ से कभी बन सकता है इस प्रकार के प्रश्न से। तो एक दो प्रश्न अगर किसी पीसीएस स्टेट में या तो जो वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं स्टेट और गवर्नमेंट के, जो उसमें कहीं कहीं पूछ सकता, नहीं अन्यथा ये कहीं नहीं पूछेगा। तो देखिए इसमें भी वही चीज़ें हैं, आपको पीटी, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट कवर करना यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट पीसीएस को। तो ये टॉपिक कभी आपको नहीं पूछेगा। इस टॉपिक से आपको किस राज्य में क्या चुनाव हुए वो पूछ सकता है। जैसे बिहार में 2 उपचुनाव हुए हैं, हरियाणा में हुए, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, तो उड़ीसा में। तो इससे आपको पूछ सकता है किन राज्यों में उपचुनाव कराए गए हालिया में, तो समय दे के करा सकता है, पूछ सकता है। उपचुनाव क्या होता है, उपचुनाव बहुत से कारण होते हैं। पहला कारण कि जो एक सीट पर एक कैंडिडेट 2 सीट पर लगातार जीत दर्ज करता है, तो एक सीट खाली करना पड़ता है। तो उसमें एक सीट जो खाली हो जाएगा, मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री
दो जगह से लड़ते हैं। एक मान लीजिए आपको वाराणसी से लड़ रहा है, एक अपने गुजरात क्षेत्र से लड़ रहा है। अब मान लीजिए दोनों जगह वो जीत जाते हैं तो एक सीट खाली करते हैं तो उस सीट पर एक उपचुनाव कराया जाएगा, एक कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन ये है कि अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है, जीते हुए कैंडिडेट, उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो सीट जो खाली हो जाएगा उस पर भी उपचुनाव होगा। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जब मान लीजिए कोई विधानसभा ये है, विधानसभा मोकामा मान के चलिए, मोकामा को ही ले लीजिए उदाहरण में, यह मोकामा का सीट है, कोई कैंडिडेट है जो किसी कारणवश उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और सभी पर मैंने पहले चर्चा कर चुका, अयोग्यता कैसे चुनाव आयोग करता है, उस पर राज्यपाल की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, चुनाव आयोग की शक्ति, उसके बाद न्यायपालिका की, यदि सभी पर मैंने चर्चा किया हूँ तो आप लोगों को पता होगा मैं क्या सेंस बात कर रहा हूँ। तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो इसकी सीट खाली है तो इस पर भी उपचुनाव हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि आप वो त्यागपत्र ही दे दें, त्यागपत्र दे दें, अपना वापस ले लें, तो ये भी आपको ये चीज़ें समझ में आनी होगी कि उसकी योग्यता वहाँ से समाप्त हो जाएगी और वो सीट खाली हो जाएगा। पर ये अमूमन ये बहुत कम देखने को मिलता है चलन प्रचलन में, पर ये भी कॉन्सेप्ट है कि वो निर्वाचन ही अपना वापस ले लें, चुनाव आयोग को ये लिखित दे कि मैं यहाँ से अब नहीं योग्य रहना चाहता हूँ इस चुनाव सीट से, तो भी निर्वाचन आयोग इस पर प्रक्रिया अपना सकता है, यह उसकी सीट को आयोग खाली सीट कर सकता है। मान लीजिए मोकामा का सीट खाली करा सकता है। पर यहाँ कंडीशन याद रखिएगा, ये कंडीशन बहुत रेयरेस्ट मिलता है पर ये भी कंडीशन है। चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे इसी में। तो उपचुनाव के 2-3 पार्ट है जिसमें आपको याद रखना ये कौन कौन से पार्ट है। एग्जाम में यही प्रश्न पूछता है कि उपचुनाव के क्या कंडीशन होते हैं, तो संबंधित आपको ऑप्शन में दे देगा दशाएं, क्या कौन सी दशाएं के आधार पर उपचुनाव कराया जा सकते हैं। तो यही सब दशाएं हैं, तो आप लोग को इसको याद रखना है तो आपको चीज़ें कवर हो जाएगी। बाकी चीज़ें कहाँ हो रही ये याद रखना है, उसके अतिरिक्त आपको कुछ यहाँ से याद नहीं रखना है, इसको देखना तक नहीं है इसमें कहाँ क्या कौन हुआ है कैसे हुआ, बस इसको याद रखना है कि इस सीट पर हुआ है, किस सीट पर हो रहा है, किस राज्य में किस सीट पर हो रहा है। मान लीजिए बिहार वाले कैंडिडेट होंगे तो बिहार का आप गोपालगंज मोकामा को याद रखें, हरियाणा स्टूडेंट हो तो आदमपुर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश है तो आपको उत्तर प्रदेश वाला याद रखेंगे। अब उसका मान लीजिए बिहार वाला दोनों अपना कौन विजेता हुआ जीत दर्ज किया उसे आप लोगों को याद रखना है। ऐसे ही हरियाणा वाला होलिस्टिक, अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप यूपीएससी देना चाहते हैं, केवल याद रखिएगा किन राज्यों में हुआ, तो तीन स्तर पर आप लोग तैयारी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें को रटना शुरू कर दीजिएगा, ठीक ना। ऐसे ही बिहार के स्टूडेंट है तो बिहार के स्टूडेंट बस याद रखेंगे बिहार में कहाँ कहाँ हुआ और किन राज्यों में हुआ है। अब किन राज्यों में किन सीटों पर हुआ ये याद नहीं रखना, आपको बिहार को याद रखना है। ऐसे ही हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह यूपी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सबको अपने अपने तरीके से याद रखना है। आपको बस याद ये करना है कि मेरे एग्जाम और इन चीज़ों को कैसे कवर करता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस। अब यूपीएससी कभी भी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछ सकता कि तेलंगाना में पंडुगोंडे में उपचुनाव हुआ है या हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव कराया गया है। हाँ, उत्तर प्रदेश या तो हरियाणा या नाम लेकर क्वेश्चन क्रिएट जरूर कर सकता उपचुनाव के संदर्भ में। तो चलिए याद रखिएगा। बाकी देखिए पहले पेपर में आपको ऐसा कुछ नहीं नज़र आएगा जहाँ से आपको पीटी मेंस इंटरव्यू ओरिएंट को कवर किया गया। तो पहले पेज पर इतना प्रेशर मत दीजिए, जो ज़रूरी नहीं हमेशा पुस्तक का पहला पेज स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, यह याद रखिएगा आप। अंदर का पार्ट बहुत बेहतर हो सकता है, इंट्रो ख़राब हो सकता है किसी पर, इसका मतलब ये नहीं कि किसी बुक का बेहतर उपलब्धि जो है वो समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा आपको क्या नहीं पढ़ना क्या पढ़ना इसको डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग। तो ये चीज़ें में और कैसे की नोट्स बनाया जाता है, बहुत से लोगों का क्यूरी आया था कि की नोट्स कैसे बनाया जाता है, कॉल करके पूछे हैं। तो देखिए आपको वीडियो बना हुआ है कि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का या करंट अफेयर्स का कैसे की नोट्स बनाया जाता है, टॉपिक को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, युक्ति आईएएस के प्लेलिस्ट में लिखिएगा, वहाँ पर देखिएगा आपको ब्लू कलर का एक थंबनेल बना होगा, उसमें लिखा होगा की नोट्स कैसे बनाएं। तो उस वीडियो को देखिए, लगातार मैं उसे शेयर भी करता हूँ, तो आप लोग उसे डेली वॉच कीजिए। ऐसा नहीं कि जो एक बार देख लिए वही केवल दोबारा नहीं देखिएगा, उसको लगातार जब भी समस्या उत्पन्न हो उस वीडियो को जरूर देख के अपने आप को खुद मार्गदर्शित कीजिए कि हमें क्या नहीं करना है। अब जो लगातार मुझे 2 महीने से सुन रहे होंगे तो उससे चीज़ें समझ गए होंगे मैं किस एंगल से किस डाइवर्सन से चीज़ों को कवर करना चाहता हूं और किस रूप से आपके एग्ज़ाम ओरिएंट होगा।
इसी तरह देखिए एक टॉपिक ये अभी है, सम्मेलन चल रहा है, कल से ही स्टार्ट हो गया है, तो कुछ नए नए अपडेट आएंगे तो उसको याद रखना है, की पॉइंट उसको ऐड करते चलना। जो लास्ट मैंने आपको कॉप के संदर्भ में सारी चर्चाएं की है ना, उसी के पेज में आपको आगे के 2-3 पेज खाली रखना है, जिसमें आपको याद इसके की पॉइंट को कवर करना है। साथ में COP27 का जो लास्ट में जो हमें की नोट्स मिलेगा, जो भी एग्जाम ओरिएंट हो उसको कवर करना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें अध्यक्षता जो कर रहे हैं उनका नाम याद आप लोग लिख लीजिएगा। ये प्रश्न पीटी ओरिएंट बार बार अब स्टेट पीसीएस वाले में और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसमें पूछ सकता है, यूपीएससी में ऑप्शन क्रिएट करके दे सकता है। तो COP27 के अध्यक्ष सामे शौकरी हैं, अभी इस COP27 का अध्यक्ष उनको बनाया गया है। अब बाकी सभी चीज़ें मैंने पहले चर्चा की, इन सब चीज़ों को कवर मत देखना नहीं है अभी है। मैं आपको लगता है बोलता हूँ कवर को पढ़िए मत, न्यूज़ को पढ़िए मत, उसको समझिए। अब जो मैंने आपको 2026 तक के COP26 की बातें कर दी है ना, वही चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके 27 में जो चीज़ें आएंगी मैं आपको कवर कर दूंगा। इसके बीच के बस की पॉइंट को ऐड करते चलना है। बस जो चीज़ें अंडरलाइन करके दी जाएगी आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल है, सारे पीडीएफ अवेलेबल है ऐप पर। जो भी अभ्यर्थी कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर पीडीएफ अवेलेबल करा दिए, जी वो पीडीएफ अवेलेबल है। पिछले 2 महीने से 3 महीने से पीडीएफ अवेलेबल चल रहा है। आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। सभी चीज़ें आप लोग को बनाई जा रही है। अभी हम लोग नए हैं, नए तरीके से आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग बेहतर चीज़ों को है ना, आप लोग अभी जब हम लोग शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं तो सोचिए जब हम लोग और भी व्यापक तरीके से बड़े प्लेटफॉर्म बनेंगे तो आप लोग को क्या चीज़ें दी जाएंगी। तो समझ के चीज़ों को हमें कोऑपरेट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए ध्यान रखिए कि 365 से आपका कुछ नहीं होने वाला है, पर संस्थान अगर विकसित होगा ना तो आपको इससे आउटपुट बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें आउटपुट मिलेगी आपको। तो चीज़ें समझिएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये है कि अगर आप लोग परचेज कीजिएगा लगातार ना तो चीज़ें और भी बेहतर होकर आएगी। अब हम लोग स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट होने की चर्चा चल रही है टीम के द्वारा, तो सबसे पहले इकोनॉमी ही सबसे पहले इशू आ जाएगा ना। चीज़ें देखिए हम लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, तो जब तक आप लोग भी कोऑपरेट नहीं कीजिएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ों को। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं ना कि हम लोग कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो होगा ज़रूर, पर चीज़ें लेट से होंगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए लाइफ योजना हाल ही में चर्चा था, इससे रिलेटेड मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्लाइड शेयर किया था। जो भी स्टूडेंट देखेंगे उनको पता होगा, तो उस स्लाइड को एक बार ज़रूर फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि यह 27 में इसकी चर्चा की जा रही है। तो लाइफ क्या है, तो लाइफ यह है कि लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसके बारे में की गई है। और यह व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करता है और साथ ही व्यर्थ पदार्थों के उपयोग की सोच पैदा करता है। अर्थात 3 कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है, रीयूज, रीप्रोड्यूस और रीकॉन्सेप्ट का डेवलप किया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइफ को याद रखना है। और इससे संदर्भित मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को शेयर भी किया है, आप लोग इसे देखिएगा। और चीज़ें अब धीरे धीरे होंगी, आप लोग ज़रूर कवर कीजिए ताकि हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को देख सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अभी ऊपर कुछ नहीं है, ठीक ना, देखिए न्यूज़ में अभी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आया आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। मेंस, पीटी, इंटरव्यू ओरिएंटेड तीनों स्तरों पर अगर आप पीटी में प्रश्न पूछा जाता है तो पीटी के स्तर पर बहुत से फैक्ट यहाँ से निकलेंगे। मेंस में पूछा जाता है, यह एक विस्तृत टॉपिक को कवर करता है, क्योंकि बच्चों से संबंधित टॉपिक है, तो यह बहुत और बेहतर तरीके से आपको पूछेगा मेंस में। इंटरव्यू के लिए बहुत खतरनाक टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में आपके आसपास कभी इंटरव्यू से पहले कोई ऐसी घटना होगी बच्चों से, अर्थात पोर्नोग्राफी से या तो रेप का कोई घटना हो गया या इस प्रकार की घटनाएं, दुराचार से संबंधित कोई घटनाएं हो जाती है ना, आपके न्यूज़पेपर में आ गया तो इस एक्ट को एकदम डायरेक्ट पूछेगा इंटरव्यू के बोर्ड के मेंबर। तो इसे आपको इंटरव्यू ओरिएंटेड बेहतर तरीके से कवर कीजिएगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं ना जो डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे आपको भ्रष्टाचार के मुद्दे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, महिला उत्पीड़न, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उसी में महिला सशक्तिकरण में बच्चों का भी सशक्तिकरण के संदर्भ में उससे संबंधित चीज़ों को पूछा जाएगा।
तीसरा, विकास के संदर्भ में अर्थात सतत विकास या महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की योजनाएं जो है, उससे डायरेक्ट प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसी तरह आपको ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे धार्मिक आधार पर चीज़ें जो कन्वर्ट होती है, धार्मिक आधार पर चीज़ें जो उभर कर सामने आती है, वो भी इंटरव्यू में लगातार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बात है कि और भी बहुत सा फेयर लिस्ट है, तो अभी मैंने आपको 4 बताया, ऐसे ही आगे लगातार मैं कवर करूंगा ताकि आप लोग चीज़ें समझ जाए और इसे पॉइंट आउट करते चलिएगा आप लोग कि हाँ, इंटरव्यू में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा फेयर लिस्ट में होते हैं, वहाँ से प्रश्न उभरते हैं। तो अगर आप इसको कवर करते चलिएगा ना, तो मेन्स में भी यही चीज़ें आपको कवर करनी है, मेन्स पर्सपेक्टिव के नज़र से। तो देखिए, टॉपिक डिसाइड होता है किसी भी टॉपिक, अमूमन अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन किसी अभ्यर्थी का इंटरव्यू हो रहा है, तो 10 क्वेश्चन एक अभ्यर्थी का पूछिए और पिछले 10 अभ्यर्थियों का क्वेश्चन पूछिए, तो टोटल 100 क्वेश्चन होगा ना। 100 क्वेश्चन में इसी फेयर लिस्ट से अधिकतम क्वेश्चन होंगे। तो औसतन क्वेश्चन का जो स्तर देखा जाता है इंटरव्यू में, तो आपको उसी फेयर लिस्ट में ना शामिल होगा क्वेश्चन की श्रेणी, तो उसी ओरिएंट आपको चीज़ों को कवर करना है, टॉपिक को ध्यान रखना है। तो ये फेयर लिस्ट में आता है, बच्चों का जो संबंधित मुद्दा है वो आपको इंटरव्यू बोर्ड के फेयर लिस्ट में आता है, वहाँ से प्रश्न क्रिएट होता है, इसी को कवर करना। साथ ही यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, किशोरों से संबंधित मुद्दे और सरकार की नीति इसके संदर्भ में क्या है, उसमें हम लोग इसे कवर करेंगे। यूपीएससी वाला कैंडिडेट अपने जीएस पेपर 2 में टैली करेंगे और स्टेट पीसीएस वाले अपने जीएस वाले पार्ट से इसे टैली कर लेंगे इस न्यूज़ को। चलिए, इसमें कुछ बैकग्राउंड है, उसे पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम इसके की फैक्ट को देखेंगे। पहले बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है समझना कि किस मुद्दे को किस संदर्भ में बातें की जा रही है। देखिए, कर्नाटक जो हाई कोर्ट है, उसने भारतीय विधि आयोग के यौन अपराध के बच्चों के संरक्षण एक्ट पोक्सो जो जिसे नाम दिया जाता है में सहमति से यौन संबंध की उम्र पर पूर्ण विचार करने के निर्देश दिया है। तो भारतीय विधि आयोग के पहले मैंने चर्चा किया हूं, आप लोग वहां से कवर कर लीजिएगा। देखिए, की पॉइंट्स आप लोग पलट पलट के देखिएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को कवर करेंगे तो जो मूल थीम है, आगे की जो चीज़ें हम लोग को कवर करना, वो नहीं हो पाएगा। तो पॉक्सो एक्ट को मैंने अभी तक अच्छे तरीके से कवर नहीं किया था, इसलिए पॉक्सो एक्ट को हम लोग आज देखेंगे। और विधि आयोग को आप लोग पहले के नोट से देख लीजिएगा, तो उससे कवर कर लेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बोला कि पूर्ण विचार करने की बात की गई विधि आयोग के द्वारा, अर्थात इसके आकलन, उम्र आकलन पर बात की गई है। अब यहाँ पर 16 साल से उम्र की जो नाबालिग लड़कियों के प्यार में पड़ने, घर छोड़ने, भागने और आपसी सहमति से जो यौन संबंध बनाने के लिए कई मामले सामने आए। लगातार देखिएगा, 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन जब हमारे सर पर था, तो इसमें भी परिवर्तन देखने को मिला। लोग वैचारिक रूप से स्वतंत्र हुए। जब वैचारिक स्वतंत्रता दी गई, 19 को दी गई, तो देखिए होता क्या है कि जब वैचारिक स्वतंत्रता दी जाती है तो आपके विचारों में भी परिवर्तन आने लगता है। वो परिवर्तन आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या किसी रूप से आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो, सभी में वैचारिक स्वतंत्रता आती है। तो पहले भी ऐसी घटनाएं, ऐसा नहीं कि पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुआ करती थी कि लोग, लड़के या लड़कियां अपने मर्जी के अनुसार विवाह करते हैं। ऐसा कि हमारा सनातन परंपरा के रूप में भी बहुत जगह देखने प्रेम विवाह को दिया गया है ना। भले उसे प्रेम जो विवाह की श्रेणियाँ उसमें नीचे दर्जे में रखा गया, पर है ना, कॉन्सेप्ट तो है ना। ऐसे भी बहुत से पंथों में भी, धर्मों में भी देखने को मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले भी था कॉन्सेप्ट, पर ऐसी घटनाएं नगण्य हुआ करती थी। 10,000 में ऐसी घटनाएं एक देखने को मिलती थी। 10 विवाह ऐसी हो रही जो रजामंदी से हो रही, तो उसमें से एक लोग अपना प्रेम विवाह इस प्रकार के आचरण व्यवहार करके घर से निकल के विवाह करते थे। तो देखिए, ऐसा नहीं कि नया कॉन्सेप्ट है, पुरानी कॉन्सेप्ट है। बात यह है कि प्रवृत्ति कब से चेंज हुए, तो प्रवृत्ति देखे होंगे जब उदारीकरण के दौर से हम लोग गुजर रहे थे, तो उसमें न्यायालय भी अपने विचारों में उदार कर रहा था। तो आप आर्टिकल 19 जब मैंने आप लोग को क्लास लिया, तो उसमें 21 की भी चर्चा मैंने किया है ना। 21 में क्या क्या स्वतंत्रता आपको दी गई है, तो उस प्रकार के मौलिक और जो मानवीय अधिकार जो विकसित हुए हैं, उसमें भी यह कॉन्सेप्ट बहुत बल पर मिला है। और देखिए, कुछ विधि बनाए गए जिसमें यह भी बोला कि अगर नाबालिग कोई बच्चे हो जाते हैं, उसके निर्णय अपने खुद लेंगे। तो इसमें कोई थर्ड पार्टी इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। अच्छा, उसे इस प्रकार से नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। इस प्रवृत्ति ने क्या किया, लगातार घटनाओं की संख्या बढ़ गई। देखिए, लगातार लोग अपने घर से निकल के विवाह करने, देखिए बात विवाह घर छोड़ के गलत भाग के शादी करने का नहीं है, बात है कि प्रवृत्ति में चेंज आना।
और किसी के सिस्टम में प्रवृत्ति में चेंज आ जाएगा तो क्या होगा, उसके वजूद की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कवर किया है, पहले की क्लास में कवर किया है। अगर कोई सामाजिक मान्यताएं हैं ना, सामाजिक मान्यताएं हैं, तो सामाजिक मान्यताएं आपको क्या बोलता है, आपको अपने नियम कानून को पालन करने के लिए एक दिशा निर्देश देता है। अब दिशा निर्देश किस रूप से होता है, या तो प्लस पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव सेंस में भी आप लोग ले सकते हो उसे। पर क्या मैंने आपको बोला, जिसका पॉजिटिव फैक्ट ज़्यादा उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, नेगेटिव पॉइंट को आपको उसको ठीक करना, सुधार करना है। तो इसी संदर्भ में समझिएगा कि चीज़ें इसी प्रकार से उभर कर सामने आई। तो प्रवृत्ति बढ़ी है, तो ये प्रवृत्ति बढ़ी है तो न्यायालय के बाद लगातार इसके विवाद जा रहे हैं। और देखिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो पक्ष है, जो मान लीजिए लड़की का पक्ष हो या लड़का का पक्ष हो, तो दो ही आधार बनता है ना। केस जब भी दर्ज होता है देखते होंगे कि लड़की का पक्ष बोल देता है कि किडनैप करके ले गया, या किसी प्रकार से इस प्रकार से ब्रेन वॉश करके ले गया इसे। लड़का पक्ष उस पर क्या लगाता है आरोप, इसी तरह देखते होंगे। पर इसमें महिलाओं का जो है ना, महिलाओं का जो सेंस है, महिलाओं का जो वेटेज मिल जाता है महिला के संदर्भ में, महिला पक्ष वाले घर वाले को पुरुष पक्ष वाले पर ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, ज़्यादा केस भारी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस संदर्भ में समझने को पहले समझिए इस चीज़ को कि ये क्यों मामला बार बार आ रहा है। ऐसा मामला इसलिए आ रहा है कि न्यायालय इसलिए बोला है कि उम्र की सीमा पर न्यायालय बात करे, विधि आयोग बात करे। और देखिए, हमारा विचार ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग की उम्र मानदंडों पर पूर्ण विचार करना है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, बार बार बोलता हूँ कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा बेटर क्या होता है, ज़मीनी स्तर पर हकीकत को समझना। और न्यायालय भी इस बात को मानती है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, इसे देखिए। किताब लॉ में आपने पॉक्सो एक्ट में क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है वो ज़्यादा समझिए, उसको समझ के उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आप लोग देख रहे हैं ना, मैं क्यों ज़मीनी हकीकत की बात करता हूँ, ज़मीनी स्तर पर जाके काम करने की बात करता हूँ। ज़मीनी स्तर पर डाटा को संग्रह करके उस चीज़ के संदर्भ में आप काम करिएगा, उसका जो डिमेरिट से बहुत कम नज़र आएगा। पॉक्सो तो कानून बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया बच्चों के लिए, पर उसके एस्पेक्ट किस रूप से उभर कर आए हैं तो इसका आंकड़ा भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ, मैं अभी कवर करूँगा। साथ ही साथ देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आया था, जो कोर्ट पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित को बरी करने की चुनौती देने वाली राज्य पुलिस की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। वहीं 17 साल की लड़की 2017 में एक लड़के के साथ घर से भाग जाती है, और हालांकि लड़की के माता पिता ने शिकायत में दर्ज कराई थी, लेकिन सच्चाई के दौरान सभी गवाह मुकर गए। तो देखिए, किडनैपिंग का यहाँ बातें की गई थी, तो यहाँ पर मुकर गया, जो भी गवाह था इसका मुकर गया, जब कोर्ट में लोग आए तो मुकर गया। तो इसी प्रकार से दबाव बनाया जाता लड़की पक्ष वाले घर लोग से। साथ ही दोनों ने शादी कर ली थी और अब उनके 2 बच्चे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर बहुत से प्रश्न उभर कर सामने आएंगे। मान लीजिए सजा दिया जाता है इस लड़के को इस आधार पर कि किसी लड़की से यह प्रेम विवाह या भाग के शादी करता है, उसके बाद उस संतान जो हुआ उससे, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी संवैधानिक अधिकार क्या होंगे, उसके मानवीय अधिकार क्या होंगे, उसके प्राकृतिक अधिकार किस रूप से सुरक्षित किए जाएंगे, सर्वाइवल वो क्या करेगा, कौन इसका जवाब दे लेगा। अगर मान लीजिए लड़की को उस घर के द्वारा लेकर अपने घर लेकर चले जाते हैं, क्या लड़के और लड़की के बीच संबंध पुनः कायम हो सकेंगे, पारिवारिक संबंध कायम हो सकेंगे, एक जो भाव है वो कायम हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। अब जेल चला जाएगा वो लड़का, तो कभी जेल से निकलने के बाद जो आदर और जो आदर के नज़र से लड़की के साथ रह रहा था, अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह कर रहा था, और जो बच्चे उससे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या वो लड़का फिर उसी तरीके से व्यवहार कर पाएगा? ये मानवीय सोच है ना, नहीं हो पाएगा। तो उस जो संतान है उसकी सर्वाइवल की स्थिति कैसे डेवलप करेगा कोई राज्य, कौन संस्था जवाबदेह होगा? तो इसलिए आप बार बार घटना देखते होंगे इस प्रकार से कि राज्य आपके आसपास घटनाएं, या तो समाचार में ये घटनाएं देखते होंगे कि इस प्रकार की घटनाओं के बाद जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, अगर घटना के बाद किसी को सज़ा मिल जाती है ना, तो सबसे बड़ी समस्या न्यायालय पास ये रहती, जो उत्पन्न बच्चे का है ना, भविष्य कैसे सुधारा जाए, इसको किस पर दायित्व दिया जाए। तो दायित्व दिया जाता है, किस पर दिया जाएगा, इसी को लेकर सबसे बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है। और इसी पर सरकार चाहती है कुछ बेहतर करने के लिए, सब कॉन्सेप्ट डेवलप है, तो इसे समझिएगा। और साथ ही साथ देखिए कुछ डाटा दिया गया, इसे अब जरूर याद रखिएगा।
2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध जो हुए हैं उनसे 1,49,440 मामले दर्ज हुए। राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड ब्यूरो है इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसमें लगभग 53,874 मामले, जो लगभग 36% अधिक मामले पॉक्सो के अधीन है, अर्थात उम्र सीमा से संबंधित मामले हैं। अब वो मामला किस रूप से, वो आपका शोध का विषय है कि मामला सही है या गलत है, यह शोध का विषय है। पर पोक्सो अधिनियम के तहत जो मामले वो 36.05% है। तो ये आंकड़ा देखिए बहुत ही आपको चिंतित करने वाला है कि किस रूप से इसका निष्पादन होगा। साथ ही वर्ष 2020 में बच्चों के खिलाफ जो अपराध के कुल 1,28,531 मामलों में 27,231 पॉक्सो के तहत दर्ज किए गए, जबकि 2019 में 1,48,185 केस में कुल 47,335 अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। तो ध्यान रखिएगा 21 और 22 का डाटा आप लोग ग्राफिक कर लीजिए, ग्राफिक के अनुसार समझाइएगा। जैसे 2020 यहाँ लिख लीजिएगा, 2021 लिख लीजिए। ग्राफिक ये करना है, मान लीजिए आंकड़ा कितना दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है, तो यहाँ 50 आप यहाँ पर इस क्रम से बना सकते हैं, 20,000, 40,000, इस तरह आप ग्राफिक ऊपर करके आप 1.5 लाख तक पहुँचिएगा। 1.5 लाख ही हाईएस्ट है ना, 1.5 लाख पहुँच जाइएगा। और यहाँ पर देखिएगा ग्राफिक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब 53 केस है, केस ऐसे बनाइएगा और उसके बाद पोक्सो एक के तहत कैसे है इतना है, तो उसको आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आप साइड में कहीं आप जो आलेख होता है ना, आलेख जैसे इसको कर दीजिएगा आप क्या, केस, दर्ज केस, और इसके बाद पोक्सो, अब इसको डायग्राम बना के बोल दीजिएगा पोक्सो एक्ट के तहत। इस प्रकार से बनाइएगा तो होगा कि डाटा को सारे एक जगह कनेक्ट कर दीजिएगा, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह भी आप लोग डायग्राम, मैं आपको जब की नोट्स दूंगा ना पीडीएफ के रूप में, तो वहाँ पर मैं इसे इंक्लूड कर दूंगा, तो आप लोग इसे हूबहू उसी तरीके से कवर करेंगे। अब चलिए हम लोग चीज़ें यहाँ पर देखते हैं किससे संबंधित क्या है। तो सबसे पहले तो ये सवाल होगा पोक्सो है क्या, यही समझ रहे होंगे आप लोग ना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए पॉक्सो क्या है, सबसे पहले ये समझिए आप लोग। पॉक्सो यह है ना कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, जितने भी यौन अपराध होते हैं बच्चों के लिए, उसके संरक्षण से संबंधित अधिनियम है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पोक्सो जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, संक्षिप्त नाम से जानते हैं हम लोग। अब बच्चों के यौन अपराध बहुत तरीके हैं, बहुत से उसके डायग्रामा है, उसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे किस रूप से है। पर यह समझिए जितने भी आपके नज़र में बच्चों के अब यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले, उसके लिए संरक्षण करने के लिए आपको पॉक्सो अधिनियम लाया गया है। यह संभवतः इस रूप से देखा जाता है कि मानसिक आयु के आधार पर इस अधिनियम का वयस्क पीड़ितों तक विस्तार करने के लिए उसकी मानसिक क्षमता के निर्धारण की आवश्यकता होगी। नोट याद रखिएगा, यहाँ मानसिक आयु अर्थात जिस प्रकार अमूमन माना जाता है कि 18 वर्ष तक बच्चों का दिमाग है ना वयस्क हो जाता है, वयस्क तरीके से सोचने समझने लगता है। तो इस वयस्क के संदर्भित में किया गया आकलन ही पॉक्सो अधिनियम है। मानसिक क्षमता को डिफाइन करता है कि कोई व्यक्ति विशेष 18 वर्ष जब उसकी आयु हो जाती है तो अपना निर्णय अपने संदर्भ में कुछ चीज़ें सोचने समझने लगता है, उसको समाज की इतनी समझ विकसित हो जाती है कौन सही है कौन गलत है। उससे पहले उसे इस रूप में नहीं समझा जाता है कि उस इस निर्णय को ले सकता है। इसलिए आपको देखते होंगे वोटिंग का अधिकार भी इसी उम्र सीमा में मिला है, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिली हुई है। तो मानसिक क्षमता का द्योतक है। आपको इंटरव्यू में यह पूछ दे क्यों बार बार 18 वर्ष की ही सीमा का निर्धारण देखने को मिलता है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। या आपको यह भी पूछ सकता है इंटरव्यू में, अच्छा बताइए 21 साल था उसे 18 साल क्यों घटा दिया गया, क्यों ऐसा क्या कारण था, आपको देखने को मिलेगा। इसका हालांकि वोट से भी जोड़ के देखा जा सकता है, पर यह भी तो है मानसिक क्षमता को डेवलप 18 वर्ष में ही देखने को मिल रहा था। इसलिए मानसिक क्षमता जब विकसित 18 साल है तो यहाँ पर सोचने समझने के राइट्स उसे दी जानी चाहिए। इसलिए 18 वर्ष की उम्र की बार बार चर्चा आपको देखने को मिलता होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा पॉलिटी के पार्ट में 14 दिन हमेशा चर्चा में रहता है, या तो आपको कुछ खास डेट याद रहता है, खास जैसे 14 दिन 7 दिन, या तो फिर आपको 1 महीना ही। अब 1 महीना क्यों चर्चा में रहता है, कोई महीना 30 का होता है, कोई 8 का रहता है, कोई 31 का रहता है, तो ऐसा 1 महीना क्यों चर्चा किया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि पॉलिटी में इसका मूल मकसद क्या है।
अब मान लीजिए ना किसी को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, तो क्यों देगा 14 दिन? यह 15 दिन भी हो सकता है ना, या तो 25 दिन भी हो सकता है, या 5 दिन भी हो सकता है, तो 14 दिन ही क्यों? आप इसको आप बताइएगा कि क्यों, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इसे मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। चलिए, अब पॉक्सो अधिनियम 2012 आया था, उसमें बच्चों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों की यौन अपराध, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी के संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। जो पॉक्सो अधिनियम 2012 का जो ओरिजिनल अधिनियम था, उसमें क्या था? यौन अपराध, यौन उत्पीड़न। अपराध और उत्पीड़न अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अपराध हुआ किसी घटना को कर देना, और उत्पीड़न हुआ लगातार उस घटना को करते रहना। मान लीजिए वो मानसिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, या आर्थिक रूप से भी हो सकता है उत्पीड़न, ध्यान रखिएगा। तो ये अपराध और उत्पीड़न में अंतर है, इसे समझ लीजिएगा। साथ ही पोर्नोग्राफी के संरक्षण, अर्थात जो सोशल मीडिया पर या तो जो बहुत से चैनल है जहाँ पर पोर्नोग्राफी सेक्सुअल वीडियो अपलोड किया जाता है, उसके संरक्षण के लिए भी यह किया गया है। अब इस अधिनियम के में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। ध्यान रखिएगा, कब 18 से कम आयु को बालक को माना गया इस अधिनियम 2012 के अधिनियम में, ध्यान रखिएगा। इसी के संदर्भ में की चीज़ें आगे 22 में संशोधन होता है, फिर न्यायालय बोलता विधि आयोग को कि आप थोड़ा सा संशोधन इसमें कर सकते, देख सकते हैं। और यह बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण में ज़्यादा महत्व देते हुए बच्चे के श्रेष्ठ हितों, कल्याण का सम्मान करता है, अर्थात किसी भी रूप से उसे वयस्क बनाने की प्रक्रिया के लिए यह प्रतिबद्ध बनाता है। साथ ही साथ यह अधिनियम लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अब यहाँ पर क्या है तो आपको मैं आगे बताऊंगा। जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है, लैंगिक भेदभाव नहीं करता है। क्यों नहीं करता मैं आगे अभी कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ इस चीज़ को संदर्भ समझिएगा कि लैंगिक भेदभाव का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना, युक्ति युक्त प्रतिबंध संविधान में लागू है। सकारात्मक युक्ति युक्त प्रतिबंध जो लगाया जाता है वो किसी रूप से असंवैधानिक नहीं है। तो यही सकारात्मक युक्ति युक्त भेदभाव किया गया है, तो लैंगिक भेदभाव को जन्म नहीं देता। अर्थात पुरुष और महिला का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों को जो दिया गया उसमें भेदभाव छूट दिया गया तो किसी प्रकार के भेदभाव को जन्म देता है। यह युक्तियुक्त सकारात्मक युक्तियुक्त प्रतिबंध की बात करता है। और क्या है सकारात्मक युक्तियुक्त प्रतिबंध, आप लोग को मैंने क्लास में भी चर्चा किया और बार बार यूट्यूब में आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में सब चर्चा करता रहता हूं, तो इसको समझिए आप लोग कि बार बार रिपीट होता है। तो पहले का वीडियो भी आप लोग क्लियर कीजिए। जो भी आज जुड़ रहे हैं तो आप समय निकाल के पहले के वीडियो को देखिए ताकि सभी चीज़ें स्पष्ट होते चले। इसी तरह नोट याद रखिएगा इस मामले के संदर्भ में कि वर्ष 2019 में मद्रास उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि 16 वर्ष की आयु के बाद सहमति से यौनिक, शारीरिक संबंध या इस प्रकार के अन्य कृत्यों को पॉक्सो अधिनियम के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। अर्थात पहले था तो 18 से कम है, 18 से कम आप कहाँ तक आ सकते हैं, आप जब बच्चा 0 मंथ से आपको समझना होगा यह शामिल हो जाता है। पर मद्रास हाई कोर्ट 2019 ने बोला कि 18 नहीं अब 16 कीजिए, 2 वर्ष की कमी कीजिए कि दायरे में लाना चाहिए, अर्थात 16 से नीचे वाले बच्चों को लाना चाहिए कि 16 में ही आप देखते होंगे बच्चे इस प्रकार के व्यवहार करते हैं कि सेक्सुअलिटी क्या है किसी पुरुष महिला के संदर्भ में उनके विचार आपको चेंज हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों में ही चेंज होता है, महिलाओं में भी चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझने होगा। देखिए होलिस्टिक डायग्राम रखिएगा, किसी प्रकार के पैराइसी यहाँ दिमाग में मत रखिए केवल पुरुष ही जवाब दें इस प्रकार की समस्या का, महिलाएं भी इस प्रकार की समस्याओं को लेकर जन्म देती हैं। तो दोनों को न्यूट्रल लेकर समझना है कि नहीं, हाँ ये भी पार्ट है, हाँ हालांकि इसकी संख्या कम हो सकती है, इसकी मात्रा अधिक हो सकती है, पर समस्या का जड़ दोनों जगह है। तो इसे समझिएगा। आपको 16 की आयु के सहमति व्यक्त करता है मद्रास उच्च न्यायालय। तो आपको प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछ सकता है कि किस उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की सीमा 16 वर्ष करने के सुझाव दिए थे। तो 16 वर्ष आपको मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है। अब सबसे बड़ा भ्रम उम्र सीमा को लेकर है। अब जो भी एजेंसियां, राज्य की एजेंसियां हैं ना, अब वो डिसाइड ही नहीं कर पाती कि चीज़ें हम कैसे कवर करें। पॉक्सो अधिनियम में कुछ और अधिनियम उम्र सीमा दिया, और भी एक्ट में बहुत से अधिनियम सीमा दी हुई उम्र सीमा। तो देखिए होता क्या है ना, किसी भी विषय में
एक ही विषय पर, मान लीजिए बालक एक विषय है, बालक में महिला पुरुष दोनों आ जाएगा ना, तो एक ही बालक के लिए विभिन्न एक्ट में अलग अलग उम्र का निर्धारण है। तो पुलिस के पास समस्या ये आ जाती, सभी को याद रखना पड़ेगा कि हाँ इस एक्ट में इतना है, इस एक्ट में इतना है, इस एक्ट में इतना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा समस्या टेक्निकल समस्या यही उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए भारत में लागू विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित आयु चाइल्ड, बालक की परिभाषा क्या है इसे समझिएगा, आयु सीमा समझिएगा, ताकि आगे हम लोग बता सकेंगे, कवर कर सकेंगे। तो इसमें आप देखते होंगे कि बाल मजदूर जो निषेध विनियमन अधिनियम 1986 है उसमें 14 वर्ष किया हुआ है। पोक्सो अधिनियम जो उसमें 18 वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, अब मैं जो क्रम बता रहा हूँ उससे आप लोग देखते चलिएगा। इसी तरह किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 जो अपडेट हुआ था उसमें 14 वर्ष किया हुआ है। इसी तरह कंपनी अधिनियम 1948 में 15 वर्ष किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर आयु से सहमति प्रदान करने वाले वैश्विक कानून जितने भी है, बहुत से देशों में 16 वर्ष या उससे कम आयु को चाइल्ड, बालक की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर समझिए टेक्निकल फॉल्ट क्या होता है। अब देखिए 14 वर्ष है, 15 वर्ष है, 16 वर्ष है और 18 वर्ष है, यही क्रम देखने को मिल रहा है ना। अब मान लीजिए 4 क्रम हो गया। अब यह मानिए कि 14 का जो क्रम है, श्रेणी है, जो आपको 2 जगह मिला, बाल मजदूर और किशोर न्याय। तो जो पॉक्सो अधिनियम के तहत उल्लंघन होगा और ये काम यहाँ कर रहा होगा, जो प्रतिबंध लगाया गया बाल मजदूर निषेध अधिनियम, जहाँ डायलेमा जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या यह नियम लागू करेगा, क्या यह नियम लागू करेगा, या दोनों नियम लागू करेगा। तो इसी भ्रम में चीज़ें अस्पष्ट हो जाती है। तो हमारे न्यायालय व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि अगर मान लीजिए इस प्रकार के क्रम में कोई व्यक्ति विशेष देखा जाता है तो उसको सबसे युक्त रूप से क्या लागू करना चाहिए। ऐसी चीज़ें में जानते हैं, चीज़ें अस्पष्ट हो जाने पर प्रशासनिक अक्षमता नज़र आने लगती। अब बताइए, एक पुलिस व्यक्ति को जो इस प्रकार FI दर्ज करेगा उसे पैक्सो एक्ट भी याद होना चाहिए, बाल मजदूर भी याद होना चाहिए, किशोरों के न्याय और देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 भी याद होना चाहिए, कंपनी अधिनियम भी याद होना चाहिए। अब बताइए कि वो सिस्टम को सही करेगा कि ये नियम कानून ही केवल पढ़ते रहेगा। आप देखिए डिमेरिट कितना होता है। तो प्रशासनिक अक्षमता केवल व्यक्ति विशेष के अक्षमता के कारण नहीं हो रहा, हमारे सिस्टम में व्याप्त बहुत से नियम कानून है एक ही टॉपिक पर, उसमें आपको चीज़ें अस्पष्ट हो जाता है, उसमें आपको अक्षमता क्रिएट कर देता है। अब बताइए कि हम लोग अब एस्पिरेंट है, आप ही समस्या देखिएगा, क्या आपको हिस्ट्री के सभी चीज़ें याद हैं? एक्ट पॉइंट बाय पॉइंट नहीं होगा, पॉलिटी के सभी पॉइंट बाय पॉइंट याद है नहीं है, फिर भी हम लोग UPSC के एग्जाम दे रहे हैं, क्लियर भी कर रहे हैं ना। तो आप ये बताइए कि यहाँ समस्या कहाँ आ रही है। समस्या ये आ रही, बहुत से अभ्यर्थी क्लियर नहीं कर पाते। तो रीज़न इसके पीछे कि कुछ मूल तत्व को जो समझ गया वो UPSC या PCS क्लियर कर रहा है, जो नहीं समझ रहा है वो नहीं क्लियर कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमारे मूल को समझना होगा ताकि समस्या को हम लोग निकाल सके। तो यही है कि उम्र सीमा जब एक ही बच्चे के वर्गीकरण के लिए अलग अलग सीमा अलग अलग एक्ट में किया हुआ है तो हमारी प्रशासनिक अक्षमता नज़र आ जाती है। तो इसके साथ आपको देखने को मिल जाए। नोट याद रखिएगा, यहाँ पर अमेरिकी कंटिनेंट के जितने देश हैं, लगभग देशों में, यूरोप के लगभग देशों में, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस में भी इसी श्रेणी अर्थात 16 का श्रेणी रखा गया है। तो देखिए हमारे यहाँ 16 का श्रेणी नहीं लागू, जबकि इन देशों में 16 का श्रेणी पॉक्सो अधिनियम जो है बच्चों के चाइल्ड अब्यूज़ का जो एक्ट है उसमें 18 वर्ष है। तो इसे आपको 16 वर्ष किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, फिर आपको 16 से नीचे करने की बात की जा रही है। अब देखिए, अब बाल अपराध जो बाल यौन अपराध संरक्षण नियम जो है 2020 से, उसमें कुछ पॉइंट आपको दिया गया, उसी के आधार पर चीज़ों को याद रखना, जैसे जागरूकता और क्षमता निर्माण, अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग और बाल संरक्षण। 3 जो पॉइंट हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसी 3 पॉइंट पर सारे डायलेमा आपको देखने कवर करने होंगे। ये अगर 3 पॉइंट आप लोग याद रखते हैं तो विश्वास रखिए आपको पॉक्सो एक्ट से कभी भी मामले पूछे जाएंगे, आप उसका बेहतर तरीके से आंसर दीजिएगा। और इंटरव्यू बोर्ड में यही 3 फैक्टर आपसे पूछेगा। आप इंटरव्यू में जाते या आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये 3 की चर्चा जरूर होनी चाहिए कि क्योंकि ये बाल यौन अपराध जो नियम संरक्षण अधिनियम 2020 है पॉक्सो एक्ट, उसमें आपको है ना इसी 3 नियम की चर्चा सबसे महत्वपूर्ण रूप से देखनी है, करनी भी है।
क्योंकि इसी पर सारा नियम टिका हुआ है। अब जो महत्वपूर्ण पक्ष क्या है इसको याद रखिएगा, पॉक्सो अधिनियम 2020 के संशोधन के साथ है ये किया, लिख दिया हूँ मैं यहाँ पर, ताकि संशोधन जो 2012 का था वो संशोधन होकर 2020 आ गया, तो 2020 वाला वैलिड होगा ना, तो 2020 को ही मैं कवर किया हूँ, उसके महत्वपूर्ण पक्ष को। तो क्या है, पॉक्सो अधिनियम जो 2012 की धारा जो थी 4, 5, 6, 9, 14, 15, 42 में संशोधन करके वर्ष 2020 में बाल यौन अपराध के पहलुओं के उचित तरीके से निपटने के लिए किया गया था संशोधन, जिसमें वर्ष 2020 में संशोधन देश में बाल यौन जो अपराध की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कठोर उपाय की जरूरत के कारण किए जा रहे थे। साथ ही साथ रखिएगा याद, नोट याद रखिएगा यहाँ पर, बाल यौन अपराध जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज है वो प्रकृति को रोकने को इस अधिनियम की धारा 4, 5, 6 के संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है था, ताकि बच्चों में होने वाले आक्रामक यौन अपराधों के मामले में मृत्यु दंड सहित कठोर विकल्प प्रदान किए जा सके। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के नियम लिए गए हैं, निर्णय लिए गए हैं। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक संकटों अपराधों के समय बच्चों के यौन अपराधों के संरक्षण, आक्रमण यौन अपराध के उद्देश्य से बच्चों को जल्द यौन परिपक्वता अर्थात सेक्सुअल मैच्योरिटी जो दिया जाता है या किसी प्रकार के दवा देके उसे आपको जल्दी जवान किया जाता है। इसमें एक साउथ की एक्ट्रेस का भी नाम आता है। आप एक मूवी देखिएगा, कोई मिल गया, उसमें कोई बच्ची है जिसका आप देखिएगा और उनका उम्र सीमा देखिएगा आज का, आपको अंतर पता चल जाएगा कि उनकी सेक्सुअल हॉस्टिलिटी बढ़ाने के लिए उनको कुछ दवाएं दी गई थी। तो ये चीज़ समझिएगा, यहाँ पर भी लागू होता है। तो जैसे होता है ना, समय से पहले उसे यौनावस्था को लाने के लिए कुछ दवाएं चलती, मेडिकल किट चलता है, उसे अगर इंजेक्शन दे दिया जाए तो समय से पहले कोई महिला युवा दिखेगी और उसका लुक जो होगा युवक जैसा हो जाएगा, यौन युवक हो जाएगा, जो एक नॉर्मल 18 वर्ष और 21 साल की जो महिला होती है उसके समान हो जाएगा। और वास्तविक उम्र मान लीजिए इसका 16 साल होगा, 14 साल होगा, इस तरह आपको देखने को मिलेगा। अर्थात उसके जो शारीरिक बदलाव है उसमें चेंज हो जाता है। तो ये घटना हमेशा आपको कब देखने को मिलेगी, इस प्रकार की अब्यूज़ में। प्राकृतिक संकट अगर कभी किसी मान लीजिए भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो लगाया जाता है ना आपको पुनर्वास के लिए कैंप, तो वहाँ देखने को मिलेगा। जैसे बहुत से कैंप विश्व में ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, आपको सेक्सुअल ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इनको जल्द ही जवान किया जाता है और जो आसपास के लोगों के लिए है उसको एक एसेट के रूप में भेजा जाता है, उनसे पैसा कमाया जाता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इन अपराधों के संदर्भ में जब आपदा होती है तो इसका अब्यूज़ किया जाता है, उसी के लिए संरक्षण देना है। ऐसे नियम का ऐसे भारत में भी देखने को मामला देखने को मिलता है लगातार। या तो देखते होंगे जो रेड लाइट एरिया रहता है, रेड लाइट एरिया का नाम वालों सुने होंगे, जहाँ पर इस प्रकार के यौनाचार किए जाते देखिए रेड लाइट एरिया का होना किसी एरिया में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इसके अलग एस्पेक्ट है, इस पर मैं कभी चर्चा करूँगा। पर ऐसा है सिस्टम है ना, किसी महानगर के किसी खास क्षेत्र में रेड एरिया जहाँ पर यौन प्रवृत्ति किया जाता है, तो इसमें जो बच्चे होंगे ना, इस प्रकार के 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे को यही कैप्सूल या इस प्रकार के जो दवाएं देकर उनको जल्द जवान किया जाता है और उनके शारीरिक उभार को लाया जाता है, उसके बाद उसको अब्यूज़ की तरह यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार के लिए भी इस नियम को रोक लगाने के लिए बात की गई थी। अब देखिएगा नेक्स्ट है बाल पोर्नोग्राफी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 14 और 15 में संशोधन किया गया। क्यों किया गया कि बाल पोर्नोग्राफी सामग्री को नष्ट करने, जो पोर्नोग्राफी मटेरियल को नष्ट करने के लिए, डिलीट न करने के लिए, रिपोर्ट न करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। अर्थात जो चीज़ें हैं ना उसको जल्द से जल्द समाप्त करने की बात की। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की सामग्री के प्रसार, प्रचार और किसी अन्य तरीके से प्रबंधन के मामले में जेल, जुर्माना या दोनों की सजाएं देने का प्रावधान किया गया। अर्थात रोकना है सभी चीज़ों को, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति पकड़ाता है, कोई संस्था पकड़ में आती है या एजेंसी पकड़ में आती है, सिस्टम पकड़ में आता है, तो उसे इस प्रकार से दंड दिया जाना चाहिए। अब व्यापारिक उद्देश्य से बच्चों को संबंधित पोर्नोग्राफी सामग्री के भंडारण भी किसी रूप से करने पर दंड का प्रावधान अधिक कठोर है। मान लीजिए आप स्टोर करते हैं, कोई व्यक्ति एक्स व्यक्ति है, वो पोर्नोग्राफी, बच्चे के पोर्नोग्राफी, देखिए अडल्ट पोर्नोग्राफी को अगर कोई जमा कर रहा है, उसे बेच खरीद रहा है, तो उसके लिए अलग नियम कानून है और उसमें
चीज़ें आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ जाएगी कि आप कोई व्यक्ति देख रहा है, अगर इसका यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो समाज में इस प्रकार के एडल्ट पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है या इस प्रकार से। उसके पर्सनल एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो अलग डायलेमा है। पर पोर्नोग्राफी बच्चों का आप जमा कीजिएगा ना तो आप दंड के भागीदार होंगे। आप बच्चों के पोर्नोग्राफी को जमा भी नहीं कर सकते। अर्थात कोई ऐसा घटना आपके आसपास घट जाता है तो आप अपने मोबाइल में क्लिक करके रखते हैं ना, और उसको किसी रूप से अब्यूज़ करते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं, तो आप पर उसका दंड मिल जाएगा। समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें जब नियम कानून आएगा ना, और जब प्रशासन के नज़र में आता है, बहुत लंबे खिंचाते हैं लोग, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ नहीं करना, और एक सभ्य समाज का निर्माण करना आपको है। तो सभ्य समाज के निर्माण में इस प्रकार की गलत नीतियाँ, गलत परिधि, देखिए सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक संस्थाएं बहुत जवाबदेह आपको बनाती है। इसका नेगेटिव सेंस कभी नहीं लीजिएगा कि हिंदू धर्म में कोई सामाजिक मान्यताएं हैं आपको अरूढ़ी बना देती है, मुस्लिम समाज में कुछ नियम कानून है तो उसे आपको अशिक्षित कर दे रही है, अरूढ़ीवाद बना दे रही है, रूढ़ीवाद प्रवृत्ति को जन्म दे रही। इसी तरह जैन में, बौद्ध में, सिख में है। तो सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक संस्थाएं आपको जवाबदेह बनाती है। आप कोई भी किसी भी धर्म पंथ का आप चीज़ें को उठा कर ले लीजिए, उसको आप धरातल पर उतार के देखिए कि किस रूप से वो काम करता है, तो आप चीज़ें समझ में आ जाएंगे। और देखिए किसी भी कास्ट, धर्म या पंथ का है ना, एक नेगेटिव पॉइंट से पूरे धर्म और पंथ और उसकी जो संस्थाएं हैं उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये ध्यान में रखना, और मेरे स्टूडेंट आप लोग हैं तो आप लोग को अब तक समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल एस्पिरेंट के तौर पर कैसे व्यवहार करना है। यहाँ पर किसी भी धर्म को लेकर ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है, न किसी कास्ट को लेकर। यहाँ पर आपको एस्पिरेंट को लेकर ज़्यादा दिमाग खर्चा करना है। अर्थात कहने का मतलब ये है, एस्पिरेंट के तरीके से ज़्यादा सोचिए और चीज़ों को साइड रखिए। पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ नहीं करना है, नहीं तो चीज़ें डायरेक्ट मैं ब्लॉक करूँगा। इसलिए कि मैं जिस तरीके से आप लोग को चीज़ों को कवर करना चाहता हूँ आप उस तरीके से कवर कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा एक अच्छे तरीके से। आप सिस्टम में जाते हैं ना, जैसे भी आप प्रशासक बनिएगा तो आपको इसको ऐसे ही त्याग करना पड़ेगा। न किसी प्रकार जात धर्म का आपको बढ़ावा देना, रजामंदी होगी आप उसको रोक दीजिए। किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स पार्टी को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी रूप से इस प्रकार के सामाजिक दुराचार नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही करिए, तो आज से ही सीख जाइए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुत से ऐसे देखते होंगे ना केसेस, जैसे आप लोगों को केस स्टडी के तौर पर देखने को मिलता होगा कि एमपी में कोई ऐसे मंत्री हैं जो दुराचार करे, कोई प्रशासक है जो थाना अध्यक्ष है, महिला को फ़ोन करके सेक्सुअल एब्यूज़ कर रहा है, और महिला ने रिकॉर्डिंग करके वो सोशल मीडिया पे चला दिया। तो बेचारा बिना फीस के ही चले गए, अपना सिस्टम उनको लाइन हाजिर कर देता है और उनको पद से बर्खास्त कर देता है। तो केस स्टडी ऐसे ही देखना है आपको, ऐसे ही कनेक्ट करना है। अब इसके बारे में बोलेगा कि सेक्सुअल एब्यूज़ जो होता है केवल अशिक्षित लोगों के द्वारा नहीं होता, शिक्षित लोगों के द्वारा भी होता। तो शिक्षित लोगों की श्रेणी में सभी लोग आ जाते हैं, पॉलिटिशियन भी आ जाते हैं, प्रशासक भी आ जाते हैं, कर्मचारी भी आ जाते हैं, और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी आ जाते हैं। मान लीजिए एक ही घटना, मान लीजिए इस प्रकार से एक मूवी आई थी मनोज तिवारी जी का, अलीगढ़ शायद आई थी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। अलीगढ़ में आप देखिएगा वहाँ पर प्रोफेसर किस रूप से अपने व्यवहार आचरण करते हैं। तो इस प्रकार के केस आपके सोसाइटी में है और रियलिटी पर आधारित है। इसी तरह बरकोट नाग का भी मामला आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार के सामाजिक मान्यताओं को अलग हट कर काम करता है। तो क्या वो आपको यौनाचार के संदर्भ में चीज़ें प्रभाषित होती या नहीं होती, तो आपको केस स्टडी के तौर पर समझ के इसे इनपुट करना होगा। क्या पोक्सो एक्ट क्या है, यौनाचार क्या है, उसका सामाजिक और जो सांस्कृतिक व्यवहार किस रूप से उपयोग किया जा सकता है, तो आपको इसके संदर्भ में समझने की जरूरत है। नोट यहाँ याद रखिएगा, न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित आदेश के अनुसार ऐसी सामग्री न्यायालय द्वारा सबूत के रूप में उपयोग करने के लिए रिपोर्टिंग की जा सकती है। अर्थात कोई भी पोर्नोग्राफी आप किस प्रकार के अब्यूज़ कर रहे हैं, ऊपर जो मैंने चर्चा किया है, उसे आप न्यायालय में सबूत के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। यहाँ पर यह बनाया गया है कि आप केवल है ना इससे आधारित सूचनाएं भी प्रदान कर देंगे न्यायालय को ना, तो वो एक साक्ष्य बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोई भी व्यक्ति विशेष है तो अपने आचरण व्यवहार में सही रखिएगा और बेहतर तरीके से काम कीजिएगा। एक एस्पिरेंट है, आप बेहतर तरीके से कवर कीजिएगा। अब देखिए इस पर एक न्यूज़ और है
कि उम्मीदवारों के नगद खर्च सीमा पर प्रस्ताव रखा गया 10,000 से 2,000 करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव में खर्च किए जाते हैं उम्मीदवारों की नगद जो भुगतान की राशि है उसमें लगभग 10,000 से कम करके घटा के 2,000 करने का जो प्रस्ताव रखा है, इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ। अकाउंट पेज चेक के संदर्भ में बातें की जा रही है, तो अभी अपडेट हो रहा है ये न्यूज़। तो देखिए इस पर आउटपुट जब आएगा ना तो उस पर मैं कवर करूंगा। हालांकि आप लोग उस न्यूज़ को देख सकते हैं जहां पर चुनाव आयोग के सुधार की बातें मैंने की है, तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसे आप लोग कवर कीजिएगा। चलिए 49 मिनट हो गया, कोई बात नहीं है। देखिए ये न्यूज़ पर भी नज़र रखना है अभी कि यूक्रेन के जब युद्ध हुआ उसके बाद पहली बार कोई भारतीय विदेश मंत्री या कोई नेता रूस जाकर भ्रमण पर जा रहे हैं, तो कुछ इसके एस्पेक्ट आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसका मकसद क्या हो सकता है, तो मीटिंग जब आके उभरेगा उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे किस रूप से इसे कवर करना है। तो अभी हम लोग पहले चीज़ों को समझेंगे, बैठक में कि कौन सी बातें उभर कर आती है। भारत जब ये हमारे विदेश मंत्री आ जाएंगे, कुछ बयान आएगा, आधिकारिक बयान आएगा, तो उस पर हम लोग उसके बाद सारे चीज़ों को आकलन करके उसके बाद इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मायने रखेगा। यह जो दौरा है ना, ये बहुत मायने रखेगा हमारे आगे के नीति निर्धारण में, इसलिए इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, बस याद रखिएगा ये न्यूज़ आया है। चलिए ये पराली वाला जो भी अपडेट हो रहा है उसे अपडेट करते रहिएगा। सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, फिर आवाज़ से पता ही चल गया होगा आप लोगों को किस तरीके की सर्दी है, खांसी है। खांसी तो दवा खा के ठीक कर ले रहा हूँ, पर एक्चुअली कल शाम को कहीं चला गया था, इसी के लिए आप लोगों को ना PDF मिल सका है दैनिक जागरण का। न्यू घर बन रहा है ना, तो उसी में कुछ वर्क में लगातार 20 दिन से आप लोगों को कवर करा था, नहीं गया था रिपोर्टिंग करने बाद देखने, तो इसी में मैं चला गया कल, तो लेट हो गया, लेट नाइट तक मैं आया तो ठंड लग गया रास्ते में, जिसके कारण ये सब चीज़ें हो गई। कभी कभी होता है, अब कार्यदायित्व ऐसा हो जाता है कि चीज़ें मैं नहीं देख पाता हूँ, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, परिवार भी चीज़ें होती है ना सिस्टम में, जवाबदेह होना पड़ता है। इसी में मैं चला गया, तो 1-2 दिन आप लोगों को की नोट्स नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्द सारे की नोट्स को मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि देखिए दैनिक जागरण का की नोट्स मैं अपने नज़र से देखता हूँ, अपने नज़र से ही करके देता हूँ, इसलिए चीज़ें आपको उस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर किसी सेकेंड पार्टी का है ना वर्क होता ही नहीं है। जितने भी की नोट्स दैनिक जागरण के होंगे मैं अपने स्तर पर उसके रिव्यूज़ करता हूँ, साथ ही जो भी टेस्ट होगा ना वो मेरे ही स्तर पर लास्ट वेरिफिकेशन होगा, सारे लोग करके देंगे, उसके बाद लास्ट वेरिफिकेशन जब तक मैं नहीं करूँगा ना तब तक वो लोड नहीं होता है सिस्टम पर। इसलिए कुछ क्षमा प्रार्थी हो अगर लेट हो जा रहा है इधर, तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। 15 तारीख के बाद आप लोग को सभी चीज़ें, सारी चीज़ें अपडेट सही तरीके से आप लोग को मिलने लगेंगी, क्योंकि मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, तो चीज़ें आपको उस तरीके से कवर कर दी जाएगी, ताकि वर्क में जो आके कर रहा हूँ अभी दूसरे जगह वो ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए आप लोग सपोर्ट मेरा बनाए रखिएगा, थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा नहीं लीजिएगा आप लोग। अब देखिए दिल्ली में ग्रेप के चौथे चरण से राहत, वाहनों में पाबंदी हटी। तो यहाँ देखिए बातें, यहाँ मैंने आपको क्या बोला, मैंने पहले वायु प्रदूषण के संदर्भ में सारे डायग्राम बता दिए। की नोट्स नए अपडेट होंगे, उसको बस केस स्टडी के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात किया गया गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने, और इस क्या है मैंने इस पर पहले भी चर्चा किया हूँ और लिस्ट बना के जबकि चर्चा किया हूँ। और इसका जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप जिसे बोला जाता है, चौथा चरण हटा दिया गया, जिसमें अब दिल्ली पर नए प्रतिबंध लागू हो गए हैं, लगाए गए थे जो प्रतिबंध उसे हटा दिया। इसी के संदर्भ में आप लोग को याद रखिएगा, आप इसे केस स्टडी के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग का सवाल यही होता है किसी टॉपिक को केस स्टडी के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप यूपी के स्टूडेंट हैं, बिहार के स्टूडेंट हैं, या तो हरियाणा के स्टूडेंट है, या असम के स्टूडेंट है, या देश के किसी कोने के स्टूडेंट है। शहरी वातावरण प्रदूषण तो सभी जगह है ना, तो आपसे इंटरव्यूअर यह पूछता है ना कि शहरी प्रदूषण को दूर करने के लिए, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए आपके पास कौन कौन से विकल्प मौजूद है। तो संस्थाएं तो मौजूद हैं ही, पर उसके बैकग्राउंड जो धरातलीय स्तर पर जो काम करना है वो यहाँ से की पॉइंट आपको कवर करना है। अब दिल्ली का नाम हटाकर अपने राज्य, अपने क्षेत्र का नाम ऐड कर देना, वहाँ पर ये डीजल ट्रकों के प्रतिबंध को रोक लगाया जा सकता है, जिससे प्रदूषण कम होगा, या इसी से पंजीकृत
कारों को प्रतिबंध कर दिया गया। 10,000 अप्रैल 2010 से पहले जो पंजीकृत पेट्रोल कारें हैं, डीजल कारें हैं, उसको प्रतिबंध कर देना चाहिए। तो आप अपने स्टेट का नाम लेके, शहर का नाम लेके आप इसे पुट करके इस आइडियोलॉजी को डेवलप कर दीजिएगा। अमूमन वही केस स्टडी होता है, इसके पॉइंट को अपने अनुसार इनपुट कर देना है। तो इस तरह आप कवर कीजिएगा, चीज़ें आसान होने लगेगी। साथ ही साथ यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 10 वर्षों में उठाए गए और उनकी स्थिति क्या है। मैंने आपको क्या बोला था, जबकि मैंने ट्वीट भी किया था केजरीवाल जी को कि जब भोज हो ना तब कोहड़ा नहीं रोपा जाता। बिहार में, यूपी में यह कहावत है, जब आपके घर में भोज हो ना, या भोज कहने का मतलब किसी प्रकार का भोज, मरण का भोज हो या तो विवाह का भी भोज कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार का भोज हो ना तो आप उसी दिन कोहड़ा रोपिएगा, तो किसी को कोहड़ा का सब्जी खिला पाइएगा, कोहड़ा या कद्दू का सब्जी खिला पाइएगा? नहीं ना। उसके लिए पहले रोपिए, 2 महीना 3 महीने पहले रोपिए। अगर मान लीजिए किसी शादी विवाह हो रहा है, समारोह होगा जहाँ पर सामूहिक भोजन होगा, तो वहाँ पर 2 से 3 महीना पहले आपको कोहड़ा रोपना होगा या कद्दू रोपना, तभी न जाके कोहड़ा कद्दू समय पर होगा। अब सोचिए कि आज मेरे यहाँ शादी है 7 नवंबर को, आज ही हम कोहड़ा रोप देते हैं, कद्दू रस जिसकी सब्जी हम खिला सके या कोई अन्य सब्जी रोपेंगे, तो ये कभी संभव है? व्यवहारिक स्तर पर कभी सब पागल ही कहलाएगा ना। ऐसे ही मैंने ट्वीट करके बताया था। तो देखिए मैंने क्यों ट्वीट किया था, क्यों बातें मैंने स्पष्ट किया था, और किसी भी शासक प्रशासक पास है इसका नेगेटिव रिस्पांस नहीं आएगा। उनको भी पता है कि किस सेंस में बातें की जा रही है। अब 10 वर्ष के उठाए गए कदम, उनकी स्थिति देखिए। मैंने उस दिन भी बताया कि दिल्ली में एक टावर, फॉग टावर, जो वायु प्रदूषण सही करता है, दिल्ली की सरकार दावा कर रही है कि हम इतने फॉग टावर लगा चुके हैं, और उसके जो फॉग टावर वो चल ही नहीं रहा है धरातल का स्तर पर। तो डीमेरिट से ये प्रशासनिक अक्षमता है और दूरदर्शिता ही नहीं। दावे बहुत किए जा रहे हैं कागज़ पर उसका वास्तविक धरातल पर क्या है कि फॉग टावर ही नहीं चल रहा है। और रिपोर्टिंग है ये किया हुआ ना, डायरेक्ट लाइव रिपोर्टिंग किया हुआ है। तो चीज़ें समझिए। तो वही यहाँ पर आपको याद रखना है कि 10 वर्षों में किस प्रकार के कदम उठाए गए। दिल्ली सरकार के हरित क्षेत्र को बढ़ाकर 23% तक लाया गया, लेकिन सघन वन बढ़ा ही नहीं, हरित क्षेत्र बढ़ा दिया गया। हरित क्षेत्र वो होता है कि किसी भूभाग में पेड़ों के लगा देना है, ठीक ना। मान लीजिए पहले इतना था, ठीक, और हरित क्षेत्र डेवलप करना है तो 23% की वृद्धि इसमें होगी, तो यह क्षेत्र ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मात्रा बढ़ गया, जहाँ तहाँ मात्रा बढ़ा दिया गया। पर सघन वन आपको रहता है ना कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल जल्दी करता है। तो सघन वन कहने का मतलब कि सघन वन ऐसे होना चाहिए ना क्षेत्र में। तो दिल्ली में ये कॉन्सेप्ट हुआ नहीं, पर दावा किया जा रहा है हरित क्षेत्र हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। अब पेड़ पौधों को रोक दीजिएगा, फूल पत्ती को रोक दीजिएगा, दावा कीजिएगा हम सघन वन वाला प्रदूषण को कंट्रोल कर लेंगे, कभी होगा? हरित क्षेत्र इससे भी बढ़ता है ना, फूल पत्तियों के लाए छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, आप लोग देखते होंगे ना, आप लोग गुजरते होंगे ओवर ब्रिज से, तो उसके पिलर में देखते होंगे लगाया रहता है, फूल पत्ती लगाया रहता है, देखते हैं ना डिजाइन के लिए। इससे भी हरित क्षेत्र बढ़ता है, ये भी एक हरित क्षेत्र का पार्ट है। तो ये दावा कर देना हम कहीं हरित क्षेत्र डेवलप कर दे रहे हैं, उससे प्रदूषण कम हो सकेगा? कभी सोच के देखिए, नहीं होगा ना। तो यही है, सघन वन जब तक विकसित नहीं कीजिएगा मात्रा उसका, तब तक प्रदूषण की मात्रा कम नहीं होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इसका धरातल क्या है? सघन वन को बढ़ाना। दावा किया 23% का हरित क्षेत्र बढ़ा दे रहे हैं। अब कोई हाईवे के किनारे किनारे पेड़ लगा दिए, छोटा छोटा पेड़ पौधा लगा दिए, जिससे आपको दोनों तरफ, यहाँ भी लगा दिए, इधर भी लगा दिए पेड़, इधर भी लगा दिया, बीच में एक रेलिंग, बीच में जगह होता है ना दोनों किनारे के बीच में, उसमें भी लगा दी। इससे तो हरित क्षेत्र बढ़ जाएगा, पर सघन क्षेत्र नहीं बढ़ेगा, जो वायु प्रदूषण या इस प्रकार के जलवायु प्रदूषण के कॉन्सेप्ट को ठीक करे। तो ये धरातल पर यही हकीकत है। दूसरा, पूसा संस्थान द्वारा बायो डिकम्पोजर जो मुफ्त दिया जा रहा है, यह खेत के डंठल को खत्म कर देता है। इस पर अधिक समय से लेकर किसान सवाल उठा रहे हैं। अब मान लीजिए समय ज़्यादा लेता है, समय, इस पर अधिक समय को लेकर किसान सवाल उठाते हैं, पर धरातल पर देखते हैं इसकी मात्रा बहुत न्यून है कि डिकम्पोजर जो मुफ्त में दिया जा रहा है, तो उसके उपयोग में और उसके जो कार्यकरण लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें अंतर देखने को मिल जा रहा है। तो धरातल पर वही चीज़ें उभर कर आई ना, धरातल पर इसका आउटपुट ही नहीं निकल पा रहा है। मैंने आपको क्या बोला, एसी रूम में बैठ के जो नियम लिए जाएंगे वो कभी सफल नहीं होंगे, उनके लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। अब डिकम्पोजर खराब चीज टेक्निक नहीं है, ये बहुत बेहतर टेक्निक है, जो हमारे अपशिष्ट है उसको नष्ट करने का, जो भी
कृषि अपशिष्ट है, पर इसमें लगता समय ज़्यादा, किसान को समय है बताइए तो। एक फसल काटता दूसरा फसल अपने पराली जला देता है। अब किसान पराली को रखेगा तो बहुत सी चीज़ें उसको उपयोग कर सकता है, पर वो मजबूर वश ये चीज़ें कर देता है कि अगली फसल रोपनी नहीं, तो अगर नमी खेत की चली गई तो फिर फसल जो अगला है वो रोप ही नहीं पाएगा, चीज़ें कर ही नहीं पाएगा, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो धरातल पे ये हकीकत है। इसी तरह धूल प्रदूषण रोकने के लिए हर साल सर्दियों में एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाता है, लेकिन इसकी पुख्ता निगरानी ही नहीं की जाती है। तो ये भी आपको दिल्ली और महानगरों के आसपास जहां आप लोग रहते होंगे ये चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी कि आया कोई अधिकारी एंटी डस्ट का गाड़ी लेके मेन रोड पर ही चला के चल गया। क्या मेन रोड पर एंटी डस्ट केवल जमा है? गली मोहल्ले में डस्ट नहीं पड़ा है? गली मोहल्ले जो है उनके घरों में, उसके आसपास के वातावरण है क्या नहीं है? तो आप देखते होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं एंटी डस्ट कैंपेन जो चलाया जाता है, वो जो कैंपेन कहाँ मेन रोड पर होता है, मेन रोड पर ही कराया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण हुआ तो जो बड़ी चौड़ी गलियां उसमें किया, उसके छोटे छोटे गलियों में नहीं किया जाता है, ये घर के आसपास के वातावरण नहीं किया जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी। एसी में बैठा हुआ नियम, धरातल पर हकीकत कहीं और होता है। इसी प्रकार किसी भी खुले में कूड़ा जलाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब तब जलता हुआ नज़र देखने को मिलता है। इसी तरह देखते होंगे डंपिंग यार्ड बहुत से महानगरों के बाहर देखने को मिलता है, लगातार वहाँ धुआं निकलता है। तो क्या है, खुले में अनुमति तो नहीं है, पर आपको व्यवहार में देखते होंगे। आप पटना के जितने वासी होंगे जब जाते होंगे, गांधी सेतु से पहले जो गुलजार बाग है वहाँ पे एक डंपिंग यार्ड है, आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा। डंपिंग यार्ड वहाँ लगातार सुलगता रहता है। जब भी आप जाइए, 2 बजे दिन में जाइए, 2 बजे रात में जाइए, या किसी 24 घंटे में कभी भी जाइए, वहाँ आग सुलगते रहेगा। इसी तरह दिल्ली के बाहर गाजियाबाद के क्षेत्रों में या तो और भी जो डंपिंग यार्ड है वहाँ लगातार धुआं निकलता है, चलाए हुए रहता है लोग। तो ये चीज़ समझिएगा धरातल पर क्या है। इसी तरह औद्योगिक इकाइयाँ में केवल पीएनजी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अधिकृत इकाइयाँ ऐसी नहीं करती है। अब औद्योगिक इकाइयों में देखिए पीएनजी क्या है, पीएनजी एक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही होंगे। तो ये समझिए कि आपको धरातल पर क्या है। इसी तरह आईआईटी कानपुर के साथ प्रदूषण के सभी कारणों के डेटा एकत्रित किया जा रहा है, पर राउज एवक्यू ने पहली सुपर साइट बनाई गई, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो देखिए आईआईटी कानपुर ने प्रदूषण के रोकथाम के कारणों के डेटा के लिए संग्रह के लिए चीज़ें कर रहा है, पर अभी तक उसके लिए कुछ धरातल वे पर नज़र ही नहीं आ रहा है। बातें तो की गई, हाँ इस पर हम काम कर रहे हैं। अब तक लगभग 8500 पर्यावरण मित्र बनाए जा चुके हैं, लेकिन इनका काम धरातल पर नज़र नहीं आता है। सर्टिफिकेट सबको मिल चुका है, पर्यावरण मित्र है, पर्यावरण के तरीके काम करते हैं। तो आप देखते होंगे, आपको मैं इसका उदाहरण यहाँ से भी देता हूँ। स्वच्छता अभियान जब चलाया जाता है ना, तो जितने भी प्रशासक हैं, जितने भी नेता हैं, तो देखते होंगे एक दिन आके साल में स्वच्छता अभियान के चीज़ें करते होंगे। अब देखिए उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, किस तरीके से करो, वो अलग फैक्टर है। कि आपको कूड़ा जमा कर दिया, उसी कूड़े को लेकर आपको इकट्ठा चारों तरफ से मिल के लोग फोटो खिंचा रहे, वो अलग फैक्टर है, वो अलग चीज़ें हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके धरातल पर आइए। प्रशासक को स्वच्छता अभियान एक दिन चलाया, मान लीजिए कोई एक तारीख को स्वच्छता अभियान देश में चल रहा, उस दिन सारे प्रशासक, सारे नेता, सारे बुद्धिजीवी आएंगे, आपको बाहर अस्वच्छता करेंगे। तो क्या उनका दायित्व तो केवल एक दिन साफ करने का है अपने आसपास के चीज़ों को? स्वच्छता अभियान जिस उद्देश्य से शुरू किया गया डेली करने का है ना, आप कम से कम अपने आसपास के चीज़ों को साफ तो रखिए। पर कितने लोग करते हैं, अपने व्यवहार में आप साफ तो रखिए, ये भी नहीं लोग करते हैं। तो धरातल पर यही है। आप जाते कहीं रेस्टोरेंट पे या कहीं भी ऐसे जाते सार्वजनिक स्थल पर, मान लीजिए आप चॉकलेट खा रहे, उसका रेपर है, तो आप खुले में फेंक देते या डस्टबिन में फेंकते हैं। तो कितने लोग डस्टबिन में फेंकते या कितने लोग अपने साथ लेकर आते, खुले में ही फेंक देते। आप लोग अपने व्यवहार में देखिएगा। तो धरातल यह स्थिति है, तो यह भी आपको सुधारने की जरूरत है। अब 2 साल पहले ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया गया, तो दावा किया गया इसमें प्राप्त शिकायतों का 95% तक समाधान हो गया। पर क्या ग्रीन ऐप में जो चीज़ें दी गई वो क्या सही रूप से समाधान हुआ? इसका आकलन रिपोर्ट आया आज तक कि हाँ ये चेक सही हुआ, या किसी प्रकार का लाइव टेलीकास्ट किया गया इन लोगों के लिए कि शिकायत जो दर्ज किया गया, उन जो भी लोग इस पर जुड़े हुए थे
उन तक पहुंचा गया है? कोई मीडिया हाउसेज या तो किसी प्रकार के सरकारी डाटा रिलीज किया गया? नहीं, केवल आंकड़े ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि 95% समाधान हो गया। इसी तरह दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट की पहचान की गई, जहां नजर रख कर प्रदूषण को रोकने का उपाय किए जाए। लेकिन आज तक भी हॉट स्पॉट खत्म नहीं हुआ। हॉट स्पॉट उसे कहते हैं किसी एरिया में कि वहाँ पर जो समान आसपास, मान लीजिए ये एरिया है, एक हॉट स्पॉट ये कहलाएगा। तो मान लीजिए इसका तापमान आपको 26 डिग्री है और आसपास के जितने तापमान है मान लीजिए 18 डिग्री है। यह क्यों 26 डिग्री पहुंच गया है? इसके कारण हो सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक जाम हुआ होगा, अतिरिक्त दबाव होगा, जितनी क्षमता होगी उससे अधिक यहाँ पर दबाव पड़ रहा होगा ट्रैफिक का, या तो गाड़ियों का आवागमन इस क्षेत्र में ज़्यादा रहा, जिससे यहाँ का जो प्रदूषण है ना लेवल बढ़ गया, यहाँ से हीट जनरेट हुआ और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों का तापमान 26 डिग्री हो गया। पर इधर समान, इधर कुछ नहीं है। तो इससे जो है ना हॉट स्पॉट कहा जाएगा किसी क्षेत्र एरिया में। महानगर में देखते होंगे, जैसे आप पटना के होंगे तो पटना में देखते होंगे गांधीनगर से लेकर आपको जो गांधी मैदान से लेकर आपको गांधी चौक का जो एरिया है आप देखते होंगे लगातार जाम में रहता है। वहाँ पर आप अमूमन जाते होंगे तो थोड़ा गर्मी का महसूस करता हूँ, तो हॉट स्पॉट के नज़र में आता है। ऐसे ही आप जाइए दिल्ली में, जाइए दिल्ली में आप वजीराबाद से जाइए, मुखर्जी नगर से जाइए, आप किसी भी लोकल जो एरियाज़ है मेट्रो का वहाँ पर जाइए तो आपको उस एरिया में बहुत ही हॉट स्पॉट गर्मी का महसूस हो। इसी तरह आप गाजियाबाद जाइए, गाजियाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह मुंबई में जाइए, बेंगलुरु में जाइए तो कुछ खास जगह हॉट स्पॉट आपको देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर हॉट स्पॉट अभी खत्म नहीं हुए, लगातार ये बढ़ भी रहे हैं। तो इसका मतलब धरातल पर क्या हो रहा है? धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें जिस तरह मॉडरेट करना है। साथ साथ दिल्ली सरकार द्वारा कनॉट पैलेस, देखिए लगाए गए स्मॉग टावर असर 300 मीटर के दायरे में है, 15 से 20% तक है। तो सीपीसी द्वारा आनंद विहार में लगाया गया स्मॉग टावर हवा में 17% ही साफ कर पा रहा है। तो ध्यान रखिएगा। तो चीज़ें यहाँ पर समझने की मैं आपको रिपोर्टिंग भी बताया था कि स्मॉग टावर किस रूप से कार्य कर रहा है, कहीं तो काम ही नहीं कर रहा है। तो धरातल पर ये और ये रिपोर्ट आया हुआ है, लाइव रिपोर्टिंग यूट्यूबरों के द्वारा की गई है, टीवी चैनल्स को द्वारा की गई है। तो इस चीज़ों को समझिएगा। सॉरी, लगातार बोल देता हूँ एक सांस में, तो चीज़ें हो जाती है कि, और मेरा जानते हैं मैं इसी तरह कवर करता हूँ, लगातार एक सुर में बोल देना ताकि चीज़ें आप लोग कोऑर्डिनेट रह सके। इसमें मजाक मैं चीज़ों को नहीं करता हूँ, सीरियस को समझता हूँ। चलिए थोड़ा सा सांस मैं भी ले लिया। कितना मिनट हो गया? 1 घंटा हो गया। कोई बात नहीं, 2-3 टॉपिक और है उसे कवर कर लेंगे। तो आप इसे केस स्टडी के तौर पर यूज करिएगा। अगर किसी आपके शहर का नाम ले ले, किसी ज़िले का नाम ले ले या किसी महानगर का नाम ले ले, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते वहाँ पर ये सब चीज़ों को धरातल पर बताइएगा। ये डीमेरिट्स को अगर ठीक कर लेते तो पर्यावरण प्रदूषण ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या यह आइडियोलॉजी आप लोग को पहले डेवलप था या नहीं था। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट, देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग ओरिजिनल चीज़ें बताइएगा ना तो चीज़ें उभर कर सामने आएंगे, लोग और भी हमें जानेंगे कि हम मैं किस प्रकार से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्या डीमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है, उसको समझ के ना एग्जाम में आपको केस स्टडी पुट करना सीख जाइएगा। तो आप लोग अपना आइडिया, अपने जो भी आप महसूस कर रहे हैं इस सेशन में कि आपको क्या अलग मिला, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए कॉमेंट्स, शर्माइएगा नहीं, हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग और आगे बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने आएंगे। तो जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए। आपका भी ये इतने स्तर पर आकर मैं आप लोगों को चीज़ों को कवर कर रहा हूं तो आपका भी प्रथम दायित्व बनता है ना। और आपको मैं क्या बोलता, मेरे स्टूडेंट आप बनते हैं तो मौलिक अधिकार से ज़्यादा मौलिक कर्तव्य पर बल दीजिए, नहीं तो मैं आपको समझ ही नहीं पाऊंगा कि मेरे स्टूडेंट आप हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार जानते हैं नकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म देता है और मौलिक कर्तव्य हमेशा सकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म देता है। तो सकारात्मक प्रवृत्ति को डेवलप कीजिए अपने जीवन यापन में, अपने जीवन शैली में, अपने जीवन जितने भी आप गतिविधि कर रहे हैं उसमें। तो ये चीज़ आप दावा कीजिएगा मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोगों के प्रति थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, नहीं रोकिए, चीज़ें और भी है। देखिए ये आप आर्टिकल आज बहुत बेहतर तरीके से डाटा इनपुट कर सकते हैं। अब तक चूक गई है दुनिया, कुछ बातें हैं, कुछ लगता है गलत लिखा है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में कुछ बातें की गई है, डाटा यहाँ पर बहुत बेहतर डाटा दिया गया है। तो इसे आप लोग की नोट्स में शामिल कर लीजिए। हालांकि मैं आपको
जब की नोट्स दूंगा इसका स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों को, तो उसे आप लोग इसे कर लीजिएगा। जैसे जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बातें की गई, ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में बातें की गई, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल के प्रकाशित रिपोर्ट की बात की गई 2080 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण पौधों में आधी और जीवों की 2/3 प्रजाति समाप्त हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसी तरह बर्फ़ पिघल रही है तो बर्फ़ पिघल रही तो उसके क्या एस्पेक्ट नज़र आएंगे, ग्लेशियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो खेती पर प्रभाव आ रहा है उस पर क्या है, तो यह जानते हैं मेंस में आपको बहुत काम देगा इंटरव्यू में, तो आप इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इसी तरह देखिए बहुत कठिन है डगर, कुछ बातें यहाँ दिया गया कि हम लोग जो कोप या यूएन में जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके संदर्भ में कुछ बातें की गई है। यहाँ अगर इस डाटा को आप लोग अपने मेंस और इंटरव्यू में शामिल कर लिए ना, आप और स्टूडेंटों से बेहतर हो जाइएगा। जैसे आप यहाँ देखिए कोयला के संदर्भ में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ बन रही है बिजली सबसे ज़्यादा, किस देश में किस तरीके से बन रही है, देखिए यहाँ बातें की गई है। एक सेकेंड, सभी आंकड़ों को वैश्विक स्तर पर और भारत में बिजली के उत्पादन स्तर का स्रोत दिया गया 2021 का और 2022 का आंकड़ा है। भारत का 2022 का और वैश्विक स्तर पर 2021 का आंकड़ा है। तो कोयला भारत सबसे ज़्यादा बना रहा 50 के संदर्भ में, विश्व में बन रहा 36%, ठीक है। इसी प्रकार तेल में, गैस में, परमाणु में, जल विद्युत में, परमाणु ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, अन्य में। तो ये डाटा आप लोग को यूज कर लेना है जब भी एनर्जी के बारे में बातें की जा रही। देखिए डाटा आप लोग इस तरह बना के रखिए, कहीं भी उसका आउटपुट यूज कर सकते हैं, उसे जरूर करिए। महंगा पड़ रहा है गाड़ी पर 100, तो देखिए यहाँ पर भी आंकड़े कुछ दिए गए हैं, तो इसे आंकड़े को यूज किया जा सकता है। पर 55% जो है 54% ज़्यादा छोटे वाहनों की हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर है, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। सार्वजनिक अगर वाहन चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन चलेंगे या तो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट जो बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा ना, सभी लोग आंकड़े जानते हैं। 4 से 14% पर लाना होगा वाहनों के प्रयोग दुनिया भर में। तो क्या यह संभव है? यही मैंने क्या बोला था, दिल्ली में अगर प्रदूषण कम करना है तो क्या मैं आपको बोला था, याद है ना, कि जो अनावश्यक गाड़ी को प्रतिबंध लगाया जाए। अभी देखिए लगेगा कि राज्य मौलिक अधिकारों का हनन कराए, मौलिक अधिकार नहीं है आपका, ये आप क्राइम कर रहे हैं, एक प्रकार का क्राइम। आपके पास अगर किसी व्यक्ति विशेष से अधिक संपदा है तो इसका बिल्कुल मतलब यह नहीं है कि उस समूह का ना आप सामूहिक हत्या कर दीजिए। और जलवायु परिवर्तन क्या कर रहा है, वायु प्रदूषण या तो जलवायु परिवर्तन क्या कर रहा है, सामूहिक हत्याओं को जन्म दे रहा है। मैं पिछले क्लास में ही बताया था कि रूस यूक्रेन से ज़्यादा, पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट से ज़्यादा विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है। विश्व अगर इस संदर्भ में काम अगर लगातार 20 से 30 साल नहीं करेगा तो हमारे मानव जीवन को एग्जिस्ट करने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी 200 से 300 साल के अंदर ही। क्या हम पृथ्वी पर रहने लायक स्थिति में रह पाएंगे, या उस मास्क की तरह जो फिल्म में दिखाया जाता है ना, मास्क पहन के जो औद्योगिक परिसर में जो मास्क पहने जाते हैं वैसे मास्क पहन के हम लोग घूम रहे हैं, बहुत सारी आप लोगों को दिखाया जाता है, वैसे स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए चीज़ें आपको उसी तरीके से सोचने की ज़रूरत है। और ख़ासकर देखिए सारे डाटा को आप कवर कीजिएगा। ये डाटा जैसा लिखा हुआ, इस पर जो लिखा हुआ उसको मैं क्या पढूं, इसको जब पेपर आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है और प्लस टेलीग्राम पर भी आपको अंडरलाइन करके भेजा गया है, तो आप उसे इस डाटा को, सभी डाटा को संग्रह कर लीजिएगा। देखिए समय कीजिए, ये आपके पेपर 3 में काम देगा, पेपर 4 में भी काम देगा। जब एथिक्स मोरालिटी की बात में, जब पर्यावरण दायित्व की बात होगी, वहाँ एथिक्स 4 में भी काम देगा। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में काम देगा और इस तरीके से आपको चीज़ें कवर करेगा ये डाटा। तो आपको इसे बेहतर तरीके से लिख लेना है, समझ लेना है। इसी तरह और भी आगे ध्यान देंगे हम लोग। देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था ना कि देश में चाहिए अल्पसंख्यकवाद से मुक्ति। अल्पसंख्यक से मुक्ति नहीं चाहिए, अल्पसंख्यकवाद से मुक्ति चाहिए। और जो आइडियोलॉजी डेवलप किया गया है ना, उस आइडियोलॉजी को तोड़ने की ज़रूरत है। जो फुट करो राज करो वाला नीति अंग्रेज जो डाल के गया है, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक वाला कॉन्सेप्ट है, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। और यहाँ कोई भी धर्म विशेष के लोग इसको गलत सेंस में नहीं समझिएगा। और मैंने पहले भी आपको बताया हूँ इसके संदर्भ में एस्पेक्ट को। और जो भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, ये कभी नहीं समझे कि आपको कभी अल्पसंख्यक होने की जरूरत है। आप क्यों अल्पसंख्यक होइएगा? आप भारत के नागरिक हैं, नागरिक के तौर पर अपनी पहचान बनाइए।
मैं किसी भी धर्म विशेष या संप्रदाय को अल्पसंख्यक होने के दर्जा के खिलाफ हूँ। क्यों आप जैन को दीजिएगा अल्पसंख्यक भाई, क्यों बौद्ध को दीजिएगा अल्पसंख्यक, क्यों सिख को दीजिएगा अल्पसंख्यक का दर्जा, अरे किसी वर्ग विशेष को बहुसंख्यक का दर्जा दीजिएगा। यह कॉन्सेप्ट ही हमारे डिस्प्यूट का मूल कारण है। अब मैंने पहले भी चर्चा किया था, क्यों आप किसी संस्था को किसी वर्ग को अल्पसंख्यक दे के एक दोयम दर्जे के जैसे आइडियोलॉजी को डेवलप कीजिएगा। और ये डेवलप हो चुका है, ऐसा नहीं, मान लीजिए अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, एक आइडियोलॉजी यही भी डेवलप हुआ है। अल्पसंख्यक की बात जैसे ही की जाए सबसे पहले मुस्लिम वर्ग ही आते हैं। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दिए? तो यह देखिए, केवल यह मतलब नहीं होता है कि अल्पसंख्यकवाद के संदर्भ में पॉजिटिव सेंस को लेकर आए। यह हमेशा किसी राष्ट्र के लिए आपको कहीं ना कहीं डीमेरिट्स को क्रिएट करता है। लगातार आप देखते होंगे फूट करो राज करो की नीति के बाद जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, 47 में 2 राज्य हमें अलग हो गया, उसके बाद बहुत से राज्यों में इस प्रकार की चीज़ें उभर कर सामने आई। हाल ही में बहुत से राज्यों में हिंदू बनाम मुस्लिम जो विवाद चलता है, तो उसके कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं। तो देखिए, इसके एस्पेक्ट को आपको समझने की ज़रूरत है। और हृदय नारायण जो दीक्षित जो हैं, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के रह चुके अध्यक्ष, शायद ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की है ना, जी देखिए पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनका जो आइडियोलॉजी है, इसको समझने की जरूरत है, क्या ये सही बोल रहे हैं या नहीं। जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बात बोला था ना, वही सेम टू सेम बात ये बोल रहे हैं कि देखिए कि परिभाषा नहीं है तो सबसे पहले परिभाषित कीजिए। मैंने कुछ बातें आपको पहले बोला था ना, देखिए यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर उभार के दी हैं ये कि बहुसंख्यक अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हो सकते हैं। अल्पसंख्यक खुद को विशिष्ट मानते हैं और वे अपने अधिकार चाहते हैं। अल्पसंख्यकवादी नेता दल अल्पसंख्यकों के उकसाते हैं और उसकी अपेक्षा हो रही है और वे उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बातें यहाँ की जा रही है। साथ ही साथ देखिए, मैंने कुछ बातें भी की थी यहाँ पर, आप लोग पहले के वीडियो आप लोग देखिएगा, जिस दिन टॉपिक में ये कवर किया सारे वही लाइन यहाँ पर बोला गया है। तो आइडियोलॉजी समझिएगा तो चीज़ें आप किसी भी के साथ तुलना आप स्वयं को कर सकते हैं। आइडियोलॉजी को समझ लिए कि अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का मुद्दा है क्या, या क्यों हमारे समाज में एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है कि राजनीतिक मंशाएं पूरी होती है, प्रशासनिक मंशाएं पूरी होती है, और धर्म जाति को लेकर हम जो कॉन्सेप्ट हैं तो बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं तो ये चीज़ें समाप्त हो जाती है। देखिए, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय एकता में बाधक है। अल्पसंख्यकवाद ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक बाधा नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है, जो मुस्लिम है, सिख है, धर्म है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, ये अल्पसंख्यक राष्ट्र की एकता के लिए बाधक नहीं, उनके वाद बाधक है, अर्थात उनकी विचारधारावाद है। किसी में कट्टरता आ जाता है किसी तरीके से कि हमें ही सबसे पहले मिलना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कभी कभी फ्लो में कि भारत के संसाधनों पर प्राथमिक के जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक में भी मुस्लिम के हैं। अरे भाई, सबसे अल्पसंख्यक के बोलते सभी अल्पसंख्यक तो चलिए कुछ जस्टिफाई भी लगता है, पर केवल मुस्लिम को बोल देना, कहने का मतलब ये है ना कि एक आइडियोलॉजी, गलत आइडियोलॉजी को आप सिस्टम में डाल दिए। अब मुस्लिम वर्ग के जितने लोग होंगे, अब वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अब यही समझेगा ना देश की सारी संपदाओं पर पहला मेरा हक ये मेरा है। तो दावा जब ये करने लगेगा, ये ऑटोमेटिक फिनोमेना है ना, ऑटोमेटिक ये फिनोमेना डेवलप होगा। जब देश का प्रमुख अगर ये बात बोल रहा तो मैं अधिकार जमाऊंगा, ये मैं भी रहूंगा मुस्लिम तो मैं भी ये चीज़ें करूंगा ना। तो वो अधिकार जब मांगेगा तो अलग जो वर्ग के लोग हैं उसके साथ डिस्प्यूट होगा। अब वाद प्रतिवाद डेवलप होगा। वाद प्रतिवाद और संवाद तो कोई करता ही नहीं है ना। मैंने पहले ही बताया ना कि हमारे देश में वाद सब करते हैं, प्रतिवाद सब करते हैं, पर संवाद कोई नहीं करना चाहता है। तो मामला यहीं पर जन्म ले लेता है कि एक बयान ने कितने चीज़ों को डैमेज कर दिया। तो जो भी राजनीतिक लोग हैं उनको चाहिए, प्रशासनिक लोग चाहिए, हर चीज़ को पहले बोलने से पहले 4 बार सोचें। ठीक है। इसी तरह देखिए, मैंने एक बात और बोली थी आप लोगों को, वहां पर चीजें यहां पर, हाँ चलिए, कि अल्पसंख्यक होने का औचित्य क्या है। मैंने ये बात बोला था ना, क्यों आपको अल्पसंख्यक होना है, आपको नागरिक बन के रहना है, नागरिक होने का दावा करना है। आपकी धार्मिक आधार कुछ भी हो सकती है, आपका व्यक्तिगत आधार कुछ भी हो सकता है। आप पर एक भारत के नागरिक हैं या किसी देश के भी नागरिक हैं, तो आपका दावा क्या होना चाहिए, नागरिक के तौर पर हो जाना चाहिए। कभी भी सुनते होंगे इटालियन या जर्मन ये बोलते होंगे अब मैं जर्मन से अलग कुछ हूँ,
सुनते होंगे, नहीं सुनते होंगे, वहाँ राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है। तो भारत में राष्ट्रवाद सबसे पहले आना चाहिए। राष्ट्रवाद आने से केवल देखिए, इसको हम लोग संकीर्ण मानसिकताओं के संदर्भ में सोचते हैं, इसलिए मामले इतने बिखर हो गए हैं। अब इसी तरह मैं किसी समूह को अल्पसंख्यक घोषित करने की हरताएं क्या होगी, मैंने बात भी किया था ना, बात की थी ना आपको कुछ दिन पहले, आप वीडियो देखिएगा पहले। मैंने कोई निर्धारण ही नहीं है हमारे देश में कि किस वर्ग, मान लीजिए 5 लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, उनका आधार क्या है। केवल बोल दिया गया अल्पसंख्यक है, आर्टिकल फलना आर्टिकल है उसमें शामिल कर दो, एक्ट है उसमें जो लोग शामिल होगा अल्पसंख्यक हो जाए। अरे भाई क्यों करोगे ऐसे, उसके लिए एक नियम कानून बनाओगे ना कि हाँ उसके लिए क्या नियम कानून होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से कर देना चाहिए। अब मान लीजिए इस तरह रहेगा तो सभी लोग इस लिस्ट में आना चाहेंगे। जैसे आप राज्यों में देखते हैं ना, राज्यों को जो विशेष सुविधा दी जाती है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो सभी राज्य विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बात कर रहे हैं ना, विवाद उत्पन्न किए हुए हैं ना। तो क्यों किए हुए हैं, क्योंकि उसका आकलन आप उस आधार से कर दे रहे हैं कि चीज़ें आप एक मात्रा क्रिएट कर दे रहे हैं कि नहीं आप इसमें आ जाइएगा तो आपको स्पेशल प्रिविलेज मिल जाएगा। तो स्पेशल प्रिविलेज कौन नहीं लेना चाहता, मान लीजिए कौन नहीं। अब बहुत से जो अल्पसंख्यक हिंदू राज्य हैं वहाँ पर हिंदू वाला बिल चाहेगा ना, तो आप एक आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों को दे रहे हैं पर राजकीय स्तर पर नहीं देना चाह रहे, तो विवाद वहीं उत्पन्न होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा। यहीं पर फिर दूसरा है, यहाँ पर सभी नागरिकों को समान मौलिक अधिकार है। तो मूलभूत प्रश्न यह है कि सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देने वाले राष्ट्र में कोई अल्पसंख्यक क्यों होगा। तो मैंने उस दिन बताया था ना, आप लोगों को बोला भी था कि अल्पसंख्यक क्यों होना है भाई आपको। अब इसको गलत एंगल से मत देखिए। आज़ादी के बाद क्या हुआ, ये आज़ादी के क्रम में क्या हुआ, आज़ादी से पहले क्या हुआ, घटना को आप आज 22 में या तो 2050 में नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। समय के साथ आपको बदलाव करना होगा, खुद त्याग करना होगा। देखिए आपको मैं साफ साफ शब्दों में बोलता हूँ, खासकर मुस्लिम वर्गों के लोगों को, आप बहुत से लोगों को बुरा लग सकता है, बहुत सी चीज़ें को लगेगा नहीं सर कटु इतना कैसे बोल सकते, क्या होगा। अगर आपको आंतरिक और सामूहिक रूप से उत्थान करना है ना, उत्थान करना है स्वयं के स्तर पर और लोगों से बेहतर स्थिति में आना है ना, सभी जगह राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर या सांस्कृतिक स्तर पर भी अगर सर्वोच्च स्थिति कायम करनी या इस स्थिति में आना है कि आप सभी प्रति आपकी नज़रिया चेंज हो जाए, तो आप में आंतरिक बदलाव का दौर लाना होगा। और आंतरिक बदलाव में इन सब संकीर्ण मानसिकताओं को त्याग करनी होगी। आपकी मूल जो प्रकृति है ना उसको अडॉप्ट करना होगा, उस पर बल काम करना होगा। नहीं तो शाहरुख खान को है ना किसी राज्य में, किसी देश में, किसी देश के एयरपोर्ट पर उनके कपड़े उतारे नहीं जाते, पाकिस्तान के पीएम के कपड़े नहीं उतारे जाते। आइडियोलॉजी को डेवलप कीजिए, न कि उसके संकीर्ण कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। अब अंग्रेज अपने फायदे के लिए फूट करो राज्य की नीति में अपनी पत्नी के रूप में मुस्लिमों को वर्गीकरण किया था, तो समझ सकते हैं अगर उसी चीज़ को अगर सत्ता के लोभ में, अगर सत्ता गलियारे में कुछ पाना चाहते हैं तो इस प्रकार की चीज़ों को त्याग करना होगा। और देखिए होता क्या है ना, अगर एक बार मुझे एक चीज़ बताइए, जंगल का शेर और एक पिंजरे के शेर में कितना अंतर होता है, आसमान ज़मीन का अंतर होता है। जंगल का शेर है ना 5 दिन भी भूखा रहेगा ना, वो शिकार करना नहीं भूलेगा, ठीक ना। कहने का मतलब, शिकार करने का मतलब जीवन जीने के जो बेसिक नीड्स है उसका वो नहीं भूलेगा कि हमें शिकार करके ही जीवन जीना। उसके लिए एक्टिविटी उसकी ज़्यादा रहेगी, वो सभी तरह से उसका विकास हुए रहेगा, शारीरिक विकास रहेगा, मानसिक विकास रहेगा उसका, और अपने क्षेत्र विशेष में जो राजा की उपाधि प्राप्त करना वो भी उसे कायम रहेगी। पर आप एक किसी जू में लिए किसी शेर को, उसी शेर को उसे जू में डेली खिलाइए, कुछ दिन के बाद देखिए वो अपनी मौलिकता खो देता है, मौलिकता खो देता है, अर्थात मौलिक शिकार करने की प्रवृत्ति छोड़ देगा, दहाड़ने की प्रवृत्ति छोड़ देगा, दहाड़ में जो तीक्ष्णता रहती है वो छोड़ देगा। तो इसका मतलब यह है ना कि मौलिक प्रवृत्ति को अगर बनाए रखना है ना तो आपको आंतरिक बदलाव जरूरी है। तो आपको स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र रूप में रह कर कार्य करना, या आपको किसी सिस्टम में बनाए गए नियम कानून के तहत जो है, जो आपके लिए कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया गया नेगेटिव कॉन्सेप्ट, उसको लेके ही चलना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ है, जो भी लोग बोल रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं आइडियोलॉजी, और ये ऐसा नहीं कि विश्व में ये चीज़ें, ये आर्टिकल को आप पढ़िएगा,
चीज़ें जो मैंने आपको बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया था, उसी को रेखांकित करता है, उसी के संदर्भ में बातें करता है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता था पहले। तो पहले आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी कि सर ऐसे क्यों बोलते होंगे, बुरा लग गया होगा किन्हीं को, पर मैं आपको क्या बोलता, कॉन्सेप्ट को आप बदल नहीं सकते। वैश्विक जो विचारधारा जिस रूप से, आपको भी उसी विचारधारा से चलने होगा। आप अल्पसंख्यक का दर्जा, अब हिंदू भी राज्यों में जो मांग करे, वो क्यों मांग करेंगे भाई? आप राज्य के एसेट है, राज्य के बराबरी हकदार के लोग हैं, तो उनको पहले समझिए कि आपको बराबर करना। राज्य ऐसी संस्थाओं, ऐसी विचारधारा को डेवलप करे जहाँ पर सभी लोग समान हो, वहाँ पर अल्पसंख्यक कॉन्सेप्ट ही नहीं हो, तो बहुत से विवाद, डिस्प्यूट समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर यह भी आर्टिकल आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यवस्था में आर्थिकी का महत्व क्या है, किस प्रकार से डॉलर मजबूत हो रहा है, भारतीय रुपया कम हो रहा है, इसके कैसे व्यवहार का कॉन्सेप्ट चेंज होता है, उसके संदर्भ में बातें यहाँ दी गई है। और इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ कि कोई राज्य की एजेंसी, और देखिए पीपी मोड की यहाँ बात की गई, जो मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को न्यूज एनालिसिस में बताया भी ना था। भारत आने वाले समय में अपने इस पावर के कारण, परचेजिंग पावर के कारण, किसी सरकार की नीतियों को चेंज करवाने की शक्ति रखता है। तो ये चीज़ें आपके आर्टिकल में आज दिया हुआ है, तो उसे आप लोग कवर कीजिएगा, देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे पहले 3+3 डिप्लोमेसी एक निर्णायक चर बन गई है। उससे पहले 2+2 का नीति हुआ करता था। अच्छा, रक्षा विदेश नीति, डिप्लोमेसी द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख घटक होता था, पर अब 3+3 हो गया था। वेरिएबल हो गया, चर वेरिएबल हो गया, इकोनॉमी पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा आप लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर थे। उन्होंने अपने विदाई समारोह में, जब वो राष्ट्रपति पद से जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो विदाई समारोह में उन्होंने एक बात बोली, कहीं ना कहीं बहुत उम्दा बात थी, और ये विश्व के राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने वाली बात थी, शोध करने वाली विषय थी। प्रमुख निर्णय है ना, पर्दे के पीछे किसी शक्तियाँ लेती है उन्हें, यानी व्हाइट हाउस में बैठे राष्ट्रपति तो केवल अवगत कराया जाता है। अर्थात बाह्य शक्ति क्या होता है? अब मान लीजिए अमेरिकी की राष्ट्रपति अगर ये बात बोले तो कुछ बात असर होगा ना, कुछ उसका महत्व होगा ना। क्या प्रधानमंत्री अपने सारे निर्णय जो ले रहे हैं केवल प्रधानमंत्री उनके कैबिनेट ले रहे होंगे, या किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति अगर ले रहा है तो क्या उसका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उसका निर्णय ले रहा है? उसके अदृश्य फैक्टर लेते हैं निर्णय। जैसे अदृश्य फैक्टर कौन कौन से, अब ध्यान रखिएगा। यह केवल इकोनॉमी की बात की, इसलिए इकोनॉमी की चर्चा किया गया, पर किसी सत्ता के पीछे अदृश्य पार्टियां कौन होती है, यह ध्यान रखिएगा। अब मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, आप लोग चीज़ें समझ जाएगा, केस स्टडी के तौर पर भी मैं समझा दूंगा। अब बाकी आर्टिकल आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहले तो इकोनॉमी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी देश का इकोनॉमी है मजबूत तो किसी देश की नीति को चेंज करा सकता है। जैसे अमेरिका, रसिया की, चाइना की बात कर सकते हैं। आप देखते होंगे इनका उदाहरण ना, वर्ल्ड बेल्ट, वर्ल्ड कॉन्सेप्ट जो लेकर आ रहे हैं, तो नीतियां परिवर्तन कराने की क्षमता रखते हैं इकोनॉमी पावर से। अमेरिका ऐसे ही अपने जब इकोनॉमी पावर में डेवलप हुआ था, तो शीत युद्ध के दौरान उससे पहले क्या क्या नहीं किया है। उसके यहाँ वर्ल्ड ट्रेड पर हमला होता है तो अफगानिस्तान में जाके हमला करता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि वो इकोनॉमिकल मजबूत है। किसी देश की है ना वित्त को रोक सकता है IMF के वर्ल्ड बैंक के बिहाफ में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वो देता है, इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा देता है, अनुदान देता है। तो इकोनॉमी के तरीके से वो क्या कर सकता है, नियम परिवर्तन करा सकता है। दूसरा, उस देश की है ना यथाशक्ति कितनी है। यथाशक्ति मतलब सैनिक शक्ति कितनी है, रक्षा शक्ति कितना, प्रौद्योगिकी कितना है, और कौशल विकास कितना है उस देश का, वैज्ञानिक पहलू कितना है। अगर ये डेवलप है तो आप देख सकते हैं अमेरिका रहे, रसिया रहे, भारत रहे, चीन रहे। आप हाल ही में देख सकते हैं हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक कराया गया ना, ड्रोन आपको किया गया, देखे होंगे ना, मूवी में भी देखे होंगे। इंडिया का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पहले अगर होता तो पाकिस्तान हम पर चढ़ जाता, या अभिनंदन जी जो पकड़ाए थे, याद कीजिए कि एक और कोई व्यक्ति जो पकड़ाया था उसके आँख, कान, नाक सब क्षतिग्रस्त करके भेजा गया, सर कलम करके भेजा गया था। ये स्थिति ज़्यादा दिन की नहीं, 15 साल पहले की बात है जब अभिनंदन की घटना होती है, उससे 15 साल की घटनाक्रम की बात है। पर अभिनंदन जी का जो घटना होता है, अमेरिका तक ने ये बोल दिया पाकिस्तान को कि जल्द से जल्द वहाँ कर दो, नहीं तो आप पर अटैक हो सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बोली थी। तो समझिए कि
अगर आपके पास तकनीकी क्षमता डेवलप है, आप बौद्धिक रूप से डेवलप हो चुके हैं, तकनीकी रूप से डेवलप हो चुके हैं, रक्षा रूप से, सुरक्षा के रूप से डेवलप हो चुके, तो किसी नीति को परिवर्तन कर सकते, किसी राज्य की नीति को, इसको समझ लीजिए। तीसरा पार्ट होगा, अब मान लीजिए कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी आपके पास है, जैसे अमेजन हो, गूगल हो, या तो फेसबुक हो, या तो इसी प्रकार से यूट्यूब के जो चैनल है, जो आप यूट्यूब है ना, वो भी किसी की ऑथराइज्ड कंपनी है ना। अगर आप इस प्रकार की कंपनी है तो किसी देश के नियम कानून को चेंज करवा सकते हैं। जैसे आप इसको समझिएगा इस संदर्भ में, जो गूगल की कुल टर्नओवर है ना, कुल जो उसका अमाउंट्स है, वो लगभग 79 देशों के जीडीपी से अलग है। तो बताइए किसी देश में जो, या जिस देश में होगा, उस सरकार को अगर बोल दिया कि आप इस नियम कानून को पारित कीजिए, इस बिहाफ में काम कीजिए, भले वो डायरेक्ट नहीं बोले, इनडायरेक्ट बोलवाएगा, इनडायरेक्ट करवाएगा, तो क्या आपको लगता नहीं उस देश का राष्ट्रपति, उस देश का प्रधानमंत्री, उस देश का प्रशासनिक तंत्र, विधायिका, न्यायपालिका, सारा सिस्टम उसके लिए काम करेगा? क्योंकि वो 79 देश के जीडीपी का हैसियत रखता है। अगर वो मान लीजिए, जैसे एलन मस्क के बारे में उदाहरण दे के बात करता हूँ। एलन मस्क की बात सुन रहे हैं ना, अभी हाल में ट्विटर के संदर्भ में घटनाक्रम आप सुन रहे होंगे। तो आप देखिए एलन मस्क ने ट्विटर का क्या क्या पहले खरीद लिया, उसके बाद सारे सीईओ को हटा रहा है, सारे सीईओ को हटा रहा है एडवांस पेमेंट करके, हर्जाना के रूप में दे के। अब बताइए इनके पास इतना अथाह पैसा है कि किसी को 232 करोड़ का हर्जाना देने के सक्षम रखते हैं, और उसको अब हटाते हैं। अब किसी भी नियम कानून का पालन हो रहा है? यहाँ पर नियम क्या बोलता है कि आप उस व्यक्ति को पहले नोटिस दीजिएगा तो जाके सब, और कि उसको इज्जत से किसी को बाहर करना है ना, नियम तो यही बोलता है ना। हर्जाना आप दे सकते हैं, हर्जाना दे सकते हैं, देने का हक है, पर किसी को भी अपने कार्य से हटाने से पहले उसकी जो हैसियत है, उसका जो उसका क्या कर सकते हैं, इसको टर्मिनोलॉजी क्या हम उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें मान लिया अस्तित्व है किसी व्यक्ति का। चलिए कभी कभी दिमाग से स्लिप कर जाए जो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ, कभी कभी हो जाता है। मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, उसका उस ट्विटर में एक अलग ओहदा होगा, अलग बस क्या उसको बोल रहे, मैं सब निकल नहीं पा रहा है अंदर से। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी क्लिक कर जाता है दिमाग से वो चीज़ जो शब्द बोलना है। पर मान लीजिए अब पराग जी को हटाया गया, तो वो उस कंपनी में उसके कुछ इस प्रकार के आपको क्रिएट किए होंगे ना माहौल, कि उनका एक स्टेटस डेवलप हुआ होगा। अब 232 करोड़ देकर इनको इस प्रकार से हटा देना, क्या यह न्यायिक, लोक कल्याणकारी और प्लस मानवीय व्यवहार है? नहीं ना। पर ये कर रहा है व्यक्ति ना, कोई देश इसको मना कर सकता है? कोई देश की सरकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर इतना रुपया है। तो यह अपनी टेक्निक इतना डेवलप कर दिया तो किसी का नियम, किसी देश का नियम तक को चेंज कर सकता है। इतना बड़ा डेवलप कॉन्सेप्ट है यह। साथ ही यह देखिएगा, आपको भूटान में लोकतांत्रिकरण हुआ है ना, आप लोग देखे होंगे, राजा से भूटान में कुछ डेवलप हुआ था, लोकतंत्र के भाव देखने को मिले थे। तो साथ ही साथ पाकिस्तान में कुछ देखते होंगे, IMF कुछ डाटा देता है, कुछ लिस्ट देता है। भारत में 1991 में IMF ने कुछ लिस्ट दिया था, इसी के अनुसार काम करना, अपनी नीति बनाना है। वो क्या है? वो यही है कि आप किसी देश के अपने इकोनॉमिक पावर के आधार पर किसी देश के नियम कानून तक की चेंज करवा दे रहे हैं। ऐसे 2-3 एक्ट हमारे देश में आए हैं जो IMF के इर्द गिर्द ही चीज़ों को लेकर आया गया। उसमें कुछ रोड एक्ट था, कुछ वेयर एक्ट था। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के नियम कानून को चेंज किया जा सकता है एक आर्थिकी के बदले। तो इस आर्टिकल को समझिएगा, और जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार किसी देश के नीतियों को चेंज कर सकता है ये कॉन्सेप्ट, तो उसे समझिएगा। आपसे एग्जामिनर में, इंटरव्यू बोर्ड में ये अपेक्षा करेगा इंटरव्यू के लोग कि आप इस प्रकार के चीज़ों को समझे हैं क्या नहीं समझे हैं। आर्थिकी के केवल यह राज्य में चलाए जाने वाले व्यवस्थाओं के संदर्भ में समझ रहे हैं, यह आर्थिकी का मतलब और भी कुछ है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। वीडियो लंबा होगा काफ़ी, हमको पता है। देखिए एक केस स्टडी के तौर पे इसे दे सकते हैं, हमारा डायस्पोरा किस रूप से काम कर रहा है। ड्रॉप आउट चाय वाला, जैसे भारत में है ना MBA चाय वाला, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में रोजगार दे रहा है। तो हमारा डायस्पोरा किस रूप से
स्टार्टअप डेवलप किए हुए अन्य देशों में उसे भी आप लोग केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको मन करे वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एक लास्ट न्यूज़ है, इससे मैं कवर करूंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए 1 घंटा 33 मिनट का वीडियो हो गया है, कोई बात नहीं, चीज़ें जब अच्छी चीज़ें सीखी जाती हैं तो समय का पाबंदी मत रखिएगा, नहीं तो मुझे फ्लो में नहीं बोलने दीजिएगा ना, तो मैं आपको वो 100% आउटपुट नहीं दे पाऊँगा। समय बाध्यता मेरे साथ मत रखिएगा कि सर 20 मिनट में समाप्त कर दीजिए, 30 मिनट में समाप्त कर दीजिए, तो मैं जो ओरिजिनलिटी चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, नहीं निकल पाएगा। इसलिए मैं फ्लो में देखते हैं मैं 40 मिनट तक बोल देता हूँ। इसके पीछे लॉजिक यही है, ध्यान रखिएगा। देखिए यह जो तिरुपति मंदिर का जो है ना, यह जो न्यूज़ है वो आपको यूपीएससी का जीएस पेपर 3 पूंजी का मानकीकरण में टॉपिक कवर करेगा। स्टेट पीसीएस वाले भी अपना मिला लीजिएगा। जो भी संपत्ति होती है मंदिर का, या तो कोई जैसे वक्फ समिति बोर्ड का जो मैंने हाल ही में चर्चा किया था, वहाँ भी मैंने कुछ बातें बोले थे आप लोगों को, वक्फ कमेटी जो वक्फ बोर्ड की जो संपदा उसके बारे में कुछ बातें किया था ना, वैसे ही तिरुपति मंदिर के संदर्भ में बातें हैं। तो यहाँ देखिए बात यहाँ क्या है, बात ये है ना, तिरुपति मंदिर की संपदा है ना, विप्रो और एनजीसी के से भी ज़्यादा अमीर है संपदा। तो इसकी कुल संपदा कितनी है? 2.5 लाख करोड़ है। समझ लिए, किसी हमारे भारत में किसी ऐसे राज्य, बहुत से ऐसे राज्य जिसके 2.5 लाख एस जीडीपी भी नहीं है, अर्थात उसका जीडीपी ग्रोथ भी नहीं है, जीडीपी कुल आकलन भी नहीं है, समझ लीजिए उसका बजट ही नहीं है। तिरुपति मंदिर का इतना बड़ा बजट है। अब इसके 2 एस्पेक्ट आप इसको समझिएगा, क्या इन पूंजियों का मानकीकरण करना चाहिए, और दूसरा क्या यह यथास्थिति यह उचित है कि किसी के पास इस प्रकार के डेड एसेट रहे, उसका हम लोग कल्याणकारी उपयोग कर सकते हैं अन्य लोक कल्याणकारी के रूप में। ऐसा नहीं कि मंदिर या तो ट्रस्ट नहीं करता है, मान लीजिए वक्फ बोर्ड भी नहीं करता है, करता है, सभी करता है, पर यहाँ ये समझना नहीं, इसमें से आपको डाटा बहुत सी चीज़ें दिए गए, जैसे यहाँ देखिएगा 2.5 लाख को एक रखिएगा दिमाग में, और उसके बाद यहाँ से डाटा निकालिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड डाटा कैसे कवर करना है। जैसे तिरुपति मंदिर कुल संपत्ति भारत की कुल ब्लू चिप कंपनियां, जितनी भी टेक कंपनियां ना, उससे कहीं ज़्यादा। जैसे मार्केट कैप जो होता है, क्या उसकी कुल संपत्ति या जो मार्केट में जो एलिवेशन होता है ना, उसके संदर्भ में देखा जाता है मार्केट का। विप्रो का मार्केट कैप है 2.4 लाख करोड़। और कितनी आपको तिरुपति की संपत्ति है? तिरुपति की संपत्ति 2.5 लाख, अर्थात 2.50 लाख है कुल संपदा। तो देखिए विप्रो सबसे बड़ी कंपनी जो आपको टेक कंपनी में मानी जाती है, वो देखिए उसकी कुल संपदा इस तिरुपति मंदिर से कम है। इसी तरह असाल्ट टेक सीमेंट जो मार्केट उसका 1.99 लाख करोड़ है। अंतर बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले जिसका नाम सुनते हैं, उसकी बाजारी पूंजीकरण कितना है, कैप कितना है, 1.96। तो देख सकते हैं यहाँ पर डाटा आपको बहुत चीज़ दिया गया मार्केट कैप के बारे में। तो आपसे जब प्रश्न पूछे ना, जैसे इसी मुकेश अंबानी की बात करता है, ये उनकी कैप कितना है, 17 इनसे केवल तिरुपति से ये जो कुछ दर्जन भर लोग आगे हैं। तो जब भारतीय डाटा का बात कर देगा, मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार की बात करेगा ना, एक सेकंड कहाँ हिल रहे हो जी, जब भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार की बात करेगा ना, इसमें निजी और सार्वजनिक सहयोग की बात करेगा ना आकार में, तो आप इन डाटा का यूज़ कीजिएगा वहाँ पर कि निजी क्षेत्र में जो कंपनियाँ उनकी लेंथ कितनी, मार्केट की कितनी है, इसी तरह सार्वजनिक कंपनियों की मार्केट की कितनी है, उसके भारत का आकार कितना है, इस डाटा को यूज कीजिएगा। बाकी सेंस जो बातें मैंने किया ना, वो अलग मैंने बहुत पहले भी बात की। तिरुपति का मंदिर हो या कोई मंदिर हो या कोई संस्था वक्फ समिति हो, उसकी कुल संपत्ति को है ना, उसके अनुसार अपना राज्य के एसेट के रूप में उपयोग करना चाहिए। किसी भी पैसे को डेड रूप में नहीं रखना चाहिए। हालांकि तिरुपति मंदिर या तो जैसी वक्फ कमेटियाँ बहुत सी ऐसी है वक्फ संपदा जो आपको लोक कल्याण के लिए काम करती है, पर कुछ ऐसे पार्ट है जो डेड भी रहता है, तो उसको आपको मानकीकरण कर देना चाहिए। बस इतना ही समझिएगा इस पर इसमें जो मैंने आपको बताया, इस डाटा को भारत के अर्थव्यवस्था के आकार में अगर सार्वजनिक और निजी कंपनियों की भूमिका के बारे में बात करें ना, तो इस डाटा को आप लोगों को पुट कर लेना है। बहुत बेहतर डाटा दिया हुआ
यह जानते डाटा अगर मैं भी अगर कलेक्ट करूँ तो मुझे बहुत समय लग जाता। तो ये डाटा आपको समय किया गया है, आज एक जगह कर दिया गया, तो आप लोग इसे कवर कर लेंगे बेहतर तरीके से। चलिए इसी तरह 2-3 पॉइंट पीटी फैक्ट है, इसे आप लोग याद करिए। सफल अभियान के बाद लौटे थे उम्रदराज अंतरिक्ष जॉन ग्लेन। उसके बाद सबसे पुराने सरकारी अखबार लंदन गैजेट में हुआ था प्रकाशन। पहली बार सीवी रमन द्वारा महत्वपूर्ण रमन इफेक्ट की खोज आज ही के दिन की गई थी, तो उनको उपलब्धि का बधाई हो। और देखिए लास्ट में एक न्यूज़ और है, शायद कहाँ गया, लगता है निकल गया। चलिए हो गया, वो लगता कवर हो गया है, इसी के लिए नहीं तो लाइन तो किया ही रहता ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। लंबा हो गया, लेट हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। कोशिश कर रहा हूँ आपको वो चीज़ देने के लिए जो आपके सिलेबस को 50 से 60% कवर कर देता होगा, ताकि आप लोग समय के साथ चीज़ों को कवर कर सके। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है, कोऑपरेशन की बात की जा रही है, आप लोग सपोर्ट हमारा बनाए रखिए। जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारा योगदान दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।